एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू वैन बुद्धि रूट्स को चोरी करके वहाँ पर आ जाता है और मास्टर किंग काई को देता है, जबकि मास्टर मेडिसिन किंग उसको देकर पहचान लेते हैं कि ये फेक है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब मास्टर किंग काई सारे का सारा इल्जाम जू वैन के ऊपर डाल देती है और जू वैन से कहती है तुम्ही ने इन बुद्धिजेट रूट्स को रास्ते में चेंज किया है, असली वाली कहाँ पर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे चोरी करने की। जू वैन उसे कहता है क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जबकि जू वैन अंदर से सोच रहा होता है तो इनका प्लान यही था। मास्टर किंग काई ने मुझे पहले बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए कहा, जो कि उसे पता था कि वो फेक हैं, तो मैं बुद्धि रूट्स को चोरी करके इसके पास ले आया। तो इसका प्लान असल ये था कि अगर मेडिसिन किंग को पता नहीं चलता कि ये फेक हैं तो वो उसे रखकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन अगर उसे पता चल जाता है कि ये फेक हैं तो सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगी कि मैंने इसको चेंज किया है और मेडिसिन किंग मुझसे बदला लेगा। इस तरह मास्टर किंग काई इस मसले से साफ निकल जाएगी और उनकी बुद्धि रूट्स भी उनके हुबा पवेलियन में सेव रहेगी, कोई उसको चोरी नहीं कर पाएगा। और इस तरह मास्टर मेडिसिन किंग भी उसे ज्यादा सजा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये सब कुछ मैंने किया है और वो मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझसे ये मांगेंगे कि मैंने इसको असली वाली को कहाँ पे रखा है। मास्टर किंग काई तो बहुत ज्यादा समझदार है, इसने एक थर्ड क्लास की फैमिली से एक लड़के को लिया, यानी सोंगजू, यानी कि मुझे लिया और मुझे बलि का बकरा बना दिया। और साथ ही अंदर वाले जू वैन को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है इन लोगों ने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, इसका प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन शायद इसने ये नहीं देखा कि इसका सामना किसके साथ हो गया है। ये तो सिर्फ एक कमजोर सी औरत है और एक बुड्ढा है जो कि सिर्फ अपने पॉइजन को यूज कर सकता है, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हालांकि ये दोनों टॉप क्लास के मास्टर्स हैं, मेरे जू वैन के लिए भी इन दोनों से फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं इन दोनों को यहीं पर मार सकता हूँ। मास्टर किंग काई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू वैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही वो अपने पाँव को पीछे की तरफ घुमाती है और पीछे की तरफ घूमकर मेडिसिन किंग के ऊपर अटैक कर देती है। अब ये देखकर जू वैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर किंग काई ने अपनी फुल पावर के साथ मेडिसिन किंग के ऊपर अटैक किया होता है, मेडिसिन किंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर जैन सोंग को इस अटैक की जरा सी भनक भी नहीं होती कि मास्टर किंग काई उसे धोखा दे सकती है। मास्टर किंग काई के अटैक की वजह से जैन सोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। जू वैन ये सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था कि इसका प्लान ये है कि ये मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने मुझे छोड़ दिया और मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। जू वैन कहता है पता नहीं ये औरतें कब और क्या कर दें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मैं इनको कभी भी जान नहीं पाया। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए किंग काई से कहते हैं मास्टर किंग काई तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी बॉडी में अभी भी मेरा पॉइजन है, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, क्या अभी भी तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। मास्टर किंग काई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आने वाली हूँ, मैं हेजू टावर की ओनर हूँ, मैं हेड हूँ, मुझे इस टावर को बचाना है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगी और अपने टावर को तुमसे बचाऊंगी। जू वैन कहता है वैसे तो ये लेडी बहुत ज्यादा नोबल लाइक दिखती है, लेकिन आज देखो किस तरह इस गुस्से के साथ इसके सामने पेश आ रही है, चलो आज इसकी पावर देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसने जो कुछ भी किया है इसकी वजह से अब मेरे दिल में इसकी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि इसने किसी को धोखा नहीं दिया। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे हरा सको। मास्टर किंग काई उसे कहती है चलो फिर देखते हैं कौन किसको हरा सकता है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिन पाम के साथ अटैक किया है, इस जिन एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल चुकी है, बहुत ही जल्दी तुम्हारे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स तो पहले से ही जम चुकी हैं, इसलिए अब तुम 7 पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकते तो फिर तुमसे डरने का क्या फायदा, तुम बिल्कुल बेकार हो। मास्टर किंग काई उसे कहती है आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, तुम्हारे मरने के बाद मुझे पता है मुझे कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। और फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है आगे से मास्टर जैन सोंग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मास्टर किंग काई उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो नीचे गिर जाती है। मास्टर जैन सोंग उसे कहते हैं शायद लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मेडिसिन किंग हूँ, जरा अपनी हथेली की तरफ तो देखो। मास्टर किंग काई जैसे अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ पर पॉइजन लगा होता है। मेडिसिन किंग उसे कहता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, मैं मेडिसिन किंग हूँ और मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही पॉइजन है। जब तुमने मेरे पर अटैक किया था और मेरी बॉडी को टच किया था ये पॉइजन तुम्हारे हाथ में चला गया। तुम्हें क्या लगा था सिर्फ 7 कलर वाले पॉइजन वाली टेक्निक ही मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं। अगर ऐसी बात होती तो 7 फैमिलीज के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे मुझसे क्यों डरते, सारे इसीलिए मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक पॉइजन है और कोई भी मुझे टच नहीं करना चाहता, कोई मुझसे फाइट नहीं करना चाहता। मेडिसिन किंग आगे बढ़ता है
और मास्टर किंग काई को बालों से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। मेडिसिन किंग अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और मास्टर किंग काई को बालों से पकड़कर रखा होता है और कहता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मुझे बाद में इस बारे में फिक्र करने की जरूरत न पड़े। लेकिन जैसे ही वो मास्टर किंग काई पर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त सिस्टर चूचू नीचे आ जाती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त स्नेक अटैक करती है। मेडिसिन किंग को भी पता चल जाता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाता है और अपनी पाम को उस तरफ करता है, जबकि एक तरफ से सिस्टर चूचू अपनी पाम को सामने करती है और दोनों के अटैक्स टकराते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मेडिसिन किंग पीछे की तरफ धकेला जाता है। मेडिसिन किंग अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ बर्फ में जम चुका होता है। सिस्टर चूचू किंग काई को बचा लेती हैं और उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। जू फैन भागता हुआ सिस्टर चूचू के पास आ जाता है और कहता है सिस्टर चूचू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा पीछा कर रही थी? सिस्टर चूचू से कहती है तुमने मेरे टावर के खजाने को चोरी किया और उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा न करूं। जू फैन हैरान होकर उससे पूछता है तो सिस्टर चूचू क्या तुम भी हेजू टावर की रहने वाली हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इन 15 मास्टर में से एक मास्टर हो? जू फैन मास्टर किंग काई की तरफ इशारा करते हुए कहता है सिस्टर चूचू मैंने कुछ भी नहीं किया। इस लड़की ने मुझे मजबूर किया था इस बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए। इसने कहा था कि ये मेरी फैमिली को मार डालेगी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। मुझे छोड़ दो और इसको पकड़ लो। सिस्टर चूचू उसके माथे पे हल्का सा मारती है और कहती है तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। जब तुम्हें पता था कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है फिर तुमने इस काम को करने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। फिर वो मास्टर किंग काई के पास चली जाती है और उसे उठाकर कहती है क्या तुम ठीक हो? मास्टर किंग काई रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दे, मैंने हेजू टावर को धोखा दिया है। मास्टर जैन सोंग भी अपना हाथ जो कि उनका जम गया था उस बर्फ से अपने हाथ को निकाल लेते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं हेजू टावर की मेन ओनर तो तुम यहाँ पर आ ही गई। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हारे जख्म भर चुके हैं या फिर तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन था वो निकल चुका है या फिर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? जू फैन भी जब बात सुनकर बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि जू फैन को पहले ये नहीं पता था कि ये हेजू टावर की मेन ओनर है और इसी का नाम चू किंग चेंग है। जू फैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पिछले कुछ दिनों से इस लड़की के साथ रह रहा था जो कि हेजू टावर की मेन ओनर है। जू फैन कहता है मैंने जब बात सुनी थी कि टिंजू एम्पायर में चू किंग चेंग से ज्यादा खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं है। मैंने इसका रियल फेस देखा हुआ है, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। जू फैन कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मैं इसको पहचान क्यों नहीं पाया। मुझे इस बात का पता क्यों नहीं चला कि यही चू किंग चेंग है। लगता है कि मेरा IQ कम हो चुका है, यानी मेरी सोचने समझने की ताकत कम हो गई है। लेकिन ऐसा कब हुआ? जू फैन कहता है ऐसा अमूमन तब हुआ था जब मैंने इसका पहली बार चेहरा देखा था। इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा IQ ड्रॉप हो गया है। जू फैन कहता है अभी भी जब मेरे जहन में इसका चेहरा आता है तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस करता हूँ। पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था कि एक औरत के पास ऐसी पावर्स भी हो सकती हैं। सिस्टर चूचू अपने पास से वही बॉटल निकालती है जिसके अंदर बुद्धिजेट लिक्विड रखा हुआ है। सिस्टर चूचू जैसे ही उस बॉटल के ढक्कन को खोलती है तो उसके अंदर से बुद्धिजेट लिक्विड की खुशबू निकलती है, जिसे देखकर जू फैन और मास्टर जैन सोंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बुद्धिजेट लिक्विड है। सिस्टर चूचू किंग काई से कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता है कि तुम हेजू टावर से बहुत ज्यादा वफादार हो, तुमने कोई भी बड़ा गलत काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं ये सब कुछ होने से रोक सकती थी। और साथ ही वो बुद्धिजेट लिक्विड का एक ड्रॉप सिस्टर किंग काई के मुंह में डाल देती है। जू फैन कहता है मैं इस बुद्धिजेट लिक्विड को दूसरी बार यूज होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कमाल की है। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे अंडे को हैच करने के लिए ये बहुत ही काम की है, लेकिन यहाँ पर इसने एक और ड्रॉप को जाया कर दिया है, वो भी एक यूजलेस गर्ल के ऊपर। जू फैन और मास्टर जैन सोंग दोनों ही एक ही बात सोच रहे होते हैं, क्या मुझे अभी आगे बढ़कर इसके हाथ से बुद्धिजेट लिक्विड की बोतल ले लेनी चाहिए? मास्टर जैन सोंग हंसना शुरू कर देते हैं और सिस्टर चूचू से कहते हैं बुद्धिजेट लिक्विड ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। यही वो एक चीज है जो कि मेरे पॉइजन को क्योर कर सकती है। मैं इसे अपनी मेडिसिन में यूज कर सकता हूँ। हम दोनों एक डील कर लेते हैं। अब जबकि तुम्हारी ग्रैंडमा मर चुकी है, उसकी जगह पर हेजू टावर की ओनर तुम हो, तो तुम ये बुद्धिजेट रूट्स मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा। तुम्हारे जितने भी हेड्स को मैंने पॉइजन दिया हुआ है, तुम उन सब को क्योर कर सकती हो और इस तरह तुम अपने हेजू टावर को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती हो। तुम्हारी 7th फैमिली बनी रहेगी। सिस्टर चूचू से कहती है हम लोग तुम्हें बुद्धि रूट्स नहीं दे सकते क्योंकि बुद्धि रूट्स हमारी हेजू टावर की बुनियाद है। अगर हमने ये तुम्हें दे दिया तो हमारा हेजू टावर टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे मेडिसिन किंग से बचाने के लिए यही एक हमारे पास हथियार है। सिस्टर चूचू से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 3 साल की बच्ची हूँ जो तुम्हारी इस ट्रिक में फंस जाऊंगी? ऊपर से हमारी ग्रैंडपा की मौत का हमें बहुत ज्यादा अफसोस है और हमारे अंदर उसका बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुमने हमारी ग्रैंडमा को पॉइजन दिया था। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए से कहते हैं
उस बूढ़ी औरत की मौत तो लिखी हुई थी क्योंकि उसने भी मेरी बात मानने से मना किया था। अब तुम उसकी सेम मिस्टेक को दोहराओ मत, वरना तुम भी उसी की तरह मारी जाओगी। मास्टर किंग काई भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने मास्टर जैन सॉन्ग पर अटैक किया था, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी है। वो अपनी 7 कलर पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं तो हम दोनों इसको हरा सकती हैं। सिस्टर चूचू से कहती है, अगर हम लोग इसे यहाँ पर मार देते हैं तो हमें एंटीडोट कभी भी नहीं मिलेगा। किंग काई उसे कहती है, अगर हमें अपने हेयू टावर के फ्यूचर के लिए हम सारी की सारी 15 मास्टर्स को अपनी जान की बलि भी देना पड़े तो हम लोग देने को तैयार हैं। सिस्टर चूचू से कहती है, चलो फिर ठीक है, चलो करते हैं। मास्टर किंग काई चूचू से कहती है, अगर हमने ये वाला मौका गवा दिया तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दूसरा इस तरह का मौका मिलने वाला है। ये काफी ज्यादा जख्मी है, हम इस पर अटैक करके इसे यहीं पर मार डालते हैं। सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, सोंगजू तुम पीछे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि फाइट के दौरान तुम भी जख्मी हो जाओ। और साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट के सिस्टर चूचू और मास्टर किंग काई दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, तुम पीछे रहना, कहीं तुम बीच में मत आ जाना। और दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैन सॉन्ग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। जू फैन सिस्टर चूचू की बात सुनने के बाद पीछे दरख्त के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, दोनों साइड्स आपस में लड़कर मर जाएंगी और फिर मैं बुद्धिजेट रूट्स को लेकर यहाँ से चलता बनूंगा। इन लोगों ने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है। चलो जल्दी से फाइट करो और दोनों में से एक मर जाए और दूसरा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाए। मास्टर जैन सॉन्ग ने अपनी कमर के साथ एक छोटी सी बॉटल लटकाई होती है। वो उस बॉटल को हाथ में पकड़ लेते हैं जैसे उसके अंदर वो कोई स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाले हैं। मास्टर जैन सॉन्ग सिस्टर चूचू से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ जाए। सिस्टर चूचू अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने सोच लिया है, अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारती तो फिर मुझे अपने फैसले पर जरूर पछताना पड़ेगा। आज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। एक तरफ से जैन सॉन्ग अपनी इस बॉटल का ढक्कन खोलने वाला होता है, जबकि दूसरी तरफ से सिस्टर चूचू उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। उसी वक्त वहाँ पर बिजली गिरती है और दोनों ही अपनी साइड पर पीछे की तरफ हट जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि अब यहाँ पर किसकी एंट्री हुई है। जैसे वहाँ से धुआं हटता है तो वहाँ पर मास्टर जियो और उनके दोनों स्टूडेंट यानी कि लॉन्ग नुई और लॉन्ग जी होते हैं। अंकल जियो उन दोनों लड़कियों से कहते हैं, चूचू गर्ल, निंगियर गर्ल, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? क्या तुम अपने अंकल जियो को पहचानती नहीं हो? वो भी उसे देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, अंकल जियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जबकि जू फैन भी सोच रहा होता है, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। मेडिसिन किंग भी लॉन्ग जियो को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हें अपनी गॉड आई वापस मिल गई होगी, लेकिन अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी गॉड आई वापस आ चुकी है, यानी कि तुम पहले जितने फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जबकि मास्टर लॉन्ग जियो भी उसे कहते हैं, हाँ तुम्हें भी देखे हुए काफी अरसा हो गया। मास्टर जियो ने अपने कंधे के ऊपर उस कौवे को बिठाया होता है, उस डीमन क्रो को, जिसके पास पर्पल लाइटनिंग आई है। मास्टर लॉन्ग जियो कहते हैं, मुझे तो अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से ये पर्पल लाइटनिंग गॉड आई मुझे वापस मिल गई है और अब मुझे दोबारा से लोग मास्टर ऑफ गॉड आई कहने लगे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेडिसिन किंग से भी डरने की जरूरत है क्योंकि मेरे पास गॉड आई है। मास्टर जैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, अब जबकि तुम्हारे पास गॉड आई वापस आ चुकी है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम दोनों दुश्मन हैं। तो क्या तुम इन दोनों छोटी लड़कियों के साथ मिलकर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? वो दोनों लड़कियां यानी कि मास्टर चूचू और मास्टर किंग काई दोनों ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। मास्टर लॉन्ग जियो से कहते हैं, मेडिसिन किंग तुम्हें मेरे बारे में गलत राय रखनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, किसी के साथ फाइट करने के लिए नहीं। हम सभी लोग यहाँ पर हेयू टावर में गेस्ट बनकर आए हैं, इसलिए हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। एक गेस्ट को गेस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए और एक होस्ट को एक होस्ट की तरह। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में फाइट हो। अगर तुम सब लोग यहाँ पर फाइट करना शुरू कर दोगे तो बाकी की सारी नोबल फैमिलीज को इससे क्या मैसेज आएगा? मेडिसिन किंग मास्टर जैन सॉन्ग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मास्टर जियो ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, आप तो बहुत ही समझदार इंसान हैं। चलें ठीक है, मैं आपकी बात का भरम रखता हूँ और इन दोनों लड़कियों को छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर ये दोनों लड़कियाँ मुझसे फाइट करना चाहती हैं तो फिर ठीक है, मैं भी इनसे फाइट करूंगा। आप पहले इन दोनों लड़कियों से पूछ लें कि ये क्या चाहती हैं। मास्टर जियो सिस्टर चूचू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? सिस्टर चूचू से कहती है, चले फिर ठीक है, हम लोग भी फाइट नहीं करना चाहते। सिस्टर चूचू मास्टर जैन सॉन्ग से कहती है, इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये हेयू सिटी हमारा है, हम इस सिटी के ओनर हैं। मास्टर जैन सॉन्ग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करती हो, और साथ ही वो वहाँ से उड़ जाते हैं। मास्टर किंग काई आगे बढ़ती है और मास्टर जियो से कहती है, मास्टर जियो आपने हमें रोका क्यों? हम लोग उसे आज मार देते। मुझे लगता है कि आप हमारी ग्रैंडमा की मौत को भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं भूले। हम अपनी ग्रैंडमा की मौत का बदला जरूर लेंगे और इस जैन सॉन्ग को एक न एक दिन जरूर मार डालेंगे। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और मास्टर किंग काई को कहती है, खामोश रहो। अंकल जियो उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम उसे मार देती, बल्कि इसलिए रोका कि वो तुम्हें मार देता। मास्टर जियो से कहते हैं, तुम दोनों भी बहुत ज्यादा यंग हो। ये एल्डर मेडिसिन किंग
किंग हमारी जनरेशन से है, वो मेरी तरह एक बूढ़ा है, मैंने उसके साथ बहुत बार फाइट की है, मुझे पता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल क्या है, तुम दोनों उसे अभी सही तरह से समझती नहीं हो। मेडिसन किंग जोमिंग वैली के 7th एल्डर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा कनिंग है। अगर तुम दोनों बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती तो वो अब तक तुम्हें मार चुका होता। मास्टर किंग काई कहती है, लेकिन मैंने तो उसे पहले से जख्मी कर दिया हुआ है, इसलिए वो हमारे सामने फाइट नहीं कर पाता, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। मास्टर जू से कहते हैं, क्या तुमने उसकी वेस्ट के इर्द गिर्द लिपटे हुए उस छोटे से बॉटल को नहीं देखा जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी? मास्टर किंग काई कहती है, तो उस छोटी बॉटल से क्या होने वाला था? मास्टर जू कहती हैं, तुम्हें शायद इस बारे में नहीं पता, मैंने उसके साथ बहुत बार फाइट की है, लेकिन मैंने कभी भी उसके पास इस तरह की कोई छोटी बॉटल नहीं देखी। लेकिन आज वो इस छोटी बॉटल को क्यों यूज कर रहा था? हो सकता है कि उसके अंदर कोई बहुत ही पावरफुल टेक्निक हो। मेडिसन किंग से तो सारी फैमिलीज के लोग डरते हैं, यहाँ तक कि 7th घोस्ट भी उससे डरता था, वो भी कभी इसको अपने ट्रैप में नहीं फंसा पाया, क्योंकि मेडिसन किंग उससे भी बहुत ज्यादा होशियार और चालाक है। मास्टर किंग काई कहती है, अंकल जू, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके साथ निपटने का और कोई रास्ता नहीं? हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं? मास्टर जीवन से कहते हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम लोग उसके साथ निपट नहीं सकते, लेकिन काश मेरा छोटा भाई यहाँ पर होता तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, वो किसी का भी सामना करने से डरता नहीं है। दोनों ही मास्टर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, आपका कौन सा भाई है? जबकि जू फैन जो कि दरख्त के साथ खड़ा देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है, कहता है, लगता है जो मेरे बारे में बात कर रहा है। लांग जू अपने अंकल से कहती है, अंकल जू, आप बार बार इस लड़के का नाम क्यों बीच में ले आते हैं? वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बटलर है, उसने सिर्फ 7th घोस्ट को क्या मार दिया? आप तो महीनों से उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। और वैसे भी ख्यालंग पवेलियन के भी ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता कि आप और वो छोटा लड़का दोनों आपस में भाई हैं, कि आपने उसको अपना भाई बना लिया था। तो इन लोगों को कैसे पता होगा? हेजू टावर में तो किसी को भी नहीं पता कि आप उसके भाई हैं। मास्टर जियो से कहते हैं, लांग नुई, लगता है कि तुम उससे बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो, वो लड़का तुम्हारी जनरेशन से है, और तुम्हारी जनरेशन से ऐसा कौन है जो कि किसी 7th एल्डर को मार सकता है? लांग नुई अपने अंकल की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। मास्टर लांग जी उसे कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पब्लिक के सामने उसे अपना भाई कह रहा हूँ, अगर तो मुझे उसे गॉड की तरह वर्शिप भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और अंकल जीव से कहती है, अंकल जीव, कहीं आप उस लड़के की बात तो नहीं कर रहे, वो जिसे डेविल मॉन्स्टर भी कहा जाता है, जीनियस डेविल, जिसके पूरे टीनियो एम्पायर में चर्चे हैं, जिसने 7th एल्डर को मारा है? मास्टर जीव से कहते हैं, हाँ मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। हालांकि तुम हेजू टावर की ओनर हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर वो लड़का यहाँ पर होता तो वो तुमसे भी फाइट कर सकता है, वो किसी से भी नहीं डरता और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लांग नुई कहती है, मुझे वो कोई जीनियस नजर नहीं आता, मुझे तो बस वो एक किलर नजर आता है जो जहाँ भी जाता है किसी न किसी को मार देता है। लांग जी उसे कहता है, लिटिल कुई, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिर तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि जू फैन की क्वालिफिकेशन, उसकी पोटेंशियल और उसकी स्ट्रेंथ हमसे बहुत ज्यादा है, हालांकि हम लोग एक 7th फैमिली के मेंबर्स हैं। हाँ ये बात है कि अभी के लिए वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसे ज्यादा चीजों की समझ नहीं है, वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, लेकिन फ्यूचर में वो एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनेगा। और खास तौर पर अगर किसी को मारने की बात की जाए तो 7th फैमिली में से कोई भी ऐसा यंग लड़का नहीं है जो कि इतनी बहादुरी के साथ किसी का एल्डर का सामना करे और उसे मार सके। मास्टर जू कहते हैं, हाँ लांगची ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी ही बात है। लांग नुई आगे बढ़ती है और सिस्टर चूचू के साथ लिपट जाती है और कहती है, ऐसी बात नहीं है, जू फैन आखिर मेरी सिस्टर चूचू के साथ कैसे कंपेयर कर सकता है, वो तो बस एक लो ग्रेड का बटलर है। जबकि जू फैन भी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। लांग नुई ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हूँ, मैं एरोगेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं कितने दिनों से हेजू टावर में हूँ, लेकिन मैं किसी को भी अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि मुझे पकड़ सकते हैं। सिस्टर चूचू मास्टर जू से पूछती है, मास्टर जू, आपको क्या लगता है आपका ये ब्रदर जू फैन क्या वाकई में विशियस मेडिसिन किंग को मार सकता है? मास्टर जू से कहते हैं, मुझे ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं इतना गैस जरूर कर सकता हूँ कि अगर फ्यूचर में मेडिसिन किंग को कोई मार देता है तो वो सिर्फ एक इंसान होगा, वो हमारा जू फैन होगा। सिस्टर चूचू भी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सिस्टर चूचू कहती है, अगर आप उस लड़के की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो मैं तो वाकई में उससे मिलना चाहूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना बड़ा जीनियस है। मास्टर जू कहते हैं, चलो फिर अब हम लोग हेजू टावर में वापस चलते हैं। जबकि जू फैन उन सब की बातें सुनने के बाद वहाँ से आराम से निकलने लगता है। सिस्टर चूचू जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम भी हमारे साथ हेजू टावर में चलोगे? और वो जू फैन को भी अपने साथ हेजू टावर में ले जाती है। वो उसे मेन टावर में लेकर आती है, जहाँ पे जू फैन बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन में बैठा होता है, क्योंकि उसके सामने 4 लड़कियाँ होती हैं जो कि उसे घूर घूर कर देख रही होती हैं। जू फैन कहता है, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? यहाँ
यहाँ पर टोटल 4 लड़कियां हैं और इनमें से 3 तो स्काईराम की मास्टर्स हैं। मास्टर डू डैन सिस्टर चूचू से कहती है, मास्टर किंग चैंग आप इस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? इस लड़के का हमारे हेजू टावर से क्या ताल्लुक है? जबकि जू फैन एक पिलर के साथ खड़ा होता है और डैन डैन उसे शर्माते हुए देख रही होती है। जू फैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर क्यों देख रही हो? अगर तुमने मुझे इसी तरह घूर घूर कर देखना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर मास्टर डू डैन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसाइपल के साथ इस तरह बात करने की? सिस्टर चूचू आप इस लड़के को कहाँ से उठाकर लाई हैं? ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। इसे तो तमीज ही नहीं किसी लड़की के साथ बात करने की, और इसे ये भी नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ पर खड़ा है। तुम इस वक्त हेजू टावर में खड़े हो। जू फैन उसे कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन तुम इस लड़की को समझाओ। ये मेरी तरह इस तरह घूर कर नहीं देख सकती। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन ये लड़की मुझे बहुत ही गंदी नजर से देख रही है। मास्टर डू डैन उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हें गंदी नजर से देख रही है? जू फैन इशारा करते हुए कहता है, जरा डैन डैन की तरफ तो देखो, देखो जरा ये मुझे किस तरह घूर घूर कर देख रही है और इसका चेहरा भी साथ में लाल पीला हो रहा है, जैसे ये मेरे कपड़ों के अंदर से मुझे देख लेगी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये मुझे कपड़ों के साथ देखकर भी इस तरह शर्मा क्यों रही है? मैं इसको गंदी नजर से देखना ना कहूँ तो और क्या कहूँ कि डैन डैन बेचारी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है। जू फैन की ये सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों ही मास्टरों से घूर घूर कर देखती हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। सिस्टर चूचू से कहती है, जू फैन मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, तुम यहाँ पर गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। जू फैन कहता है, ठीक है सिस्टर चूचू मैं ऐसा नहीं करूँगा। जू फैन कहता है, मुझे पता है कि सिस्टर चूचू की अथॉरिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जब तक मैं इसे हुश रखूंगा तो कोई भी दूसरा मास्टर मेरे साथ पंगा नहीं लेगा, तो मुझे बस इसे हुश रखना होगा। हमने देखा था सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, जू फैन बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो। जू फैन कहता है, सिस्टर चूचू की यहाँ पर सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, अगर मैं इसे हुश रखता हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि जू फैन वहाँ पर डैन डैन के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, इसी वजह से सिस्टर चूचू उसे डांट देती है। मास्टर डू डैन को भी पता चल जाता है कि इसी का नाम सोंग जू है जिसने उसकी डिसाइपल के कपड़े उतारे थे। मास्टर डू डैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया जिसने मेरी स्टूडेंट को सारे बाजार के सामने नंगा किया था। जू फैन कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ, तो क्या कर लोगी? क्या तुम्हें पहले अपने स्टूडेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए जिसे जरा भी तमीज नहीं? वो दिन की रोशनी में वहाँ पर एक लड़की को तंग कर रही थी और बाजार में अपने हेजू टावर का डिसाइपल होने पर बहुत ज्यादा फख्र कर रही थी। अगर स्टूडेंट इतना ज्यादा बदतमीज है तो उसका टीचर कितना ज्यादा बदतमीज होगा। सिस्टर डू डैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी हो, तुम यही देखना चाहती हो कि क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही वो जू फैन के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती हैं उसी वक्त डैन डैन आगे बढ़ती है और मास्टर डू डैन का हाथ पकड़ लेती है। मास्टर डू डैन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर डू डैन से कहती है, डैन डैन ये तुम क्या कर रही हो? इसने 2 बार तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, फिर भी तुम इसे बचा क्यों रही हो? जबकि डैन डैन आगे से बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। मास्टर डू डैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हें इस लड़के से प्यार हो गया है। सिस्टर चूचू और मास्टर किंग काई दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जू फैन ये बात सुनते ही चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है, ओए यहाँ पर हो क्या रहा है? डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग खा सकते हैं, लेकिन अपने अल्फाज को बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। तुम यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रही हो, क्यों इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो? मेरा तुम्हारी इस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मास्टर डू डैन भी चलाते हुए कहती है, तुम्हारे पास कौन सी रेपुटेशन है जो कि डैमेज हो जाएगी? तुम एक 3rd क्लास फैमिली के यंग मास्टर हो, शुक्र करो कि डैन डैन तुम्हें पसंद कर रही है, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हेजू टावर में आकर खड़े हो सको। डैन डैन मास्टर डू डैन से कहती है, मास्टर डू डैन ऐसी बात नहीं है, आप जो भी कह रही हो बिल्कुल गलत है। मास्टर डू डैन कहती है, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या मसला है? डैन डैन कहती है, मास्टर ये मुझे कुछ अलग लगता है, बाकी मर्दों से बहुत ज्यादा अलग। बाजार में इसने एक लड़की के लिए मुझसे फाइट की और फिर यहाँ पर देखो, अब सब लोग हेजू टावर्स के मास्टर हैं, लेकिन फिर भी ये आपके सामने किस तरह बहादुरी से बात कर रहा है। मुझे लगता है ये बाकी के मर्दों से बहुत ज्यादा अलग है। ये भी बिल्कुल उस जू फैन की तरह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह का एक और अच्छा इंसान दुनिया से कम हो जाए जो कि औरतों के लिए खड़ा होना जानता है। मास्टर डू डैन उसे कहती है, लेकिन ये वो जू फैन नहीं है, क्योंकि ये उस तरह का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा वीक है। इसका 7th फैमिली के साथ पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इस लड़के को तो शुक्र करना चाहिए ये इस वक्त हेजू टावर में खड़ा है और हमारे सामने बात कर रहा है। अगर ये किसी और 7th फैमिली के सामने इस तरह की बात करता तो अब तक इसका सार इसके दर्द से अलग हो चुका होता। अगर लास्ट टाइम हमारी ओनर चूचू ने इसको बचाया नहीं होता तो ये मेडिसिन किंग के स्टूडेंट के हाथों से ही मारा जाता। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें इसके लिए इतना ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं। मास्टर किंग काई सिस्टर चूचू से कहती है, तो इसका मतलब लास्ट टाइम इसको तुमने बचाया था? वो उससे कहती है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मैं उस वक्त वहीं पर खड़ी थी और इन दोनों की फाइट देख रही थी, और फिर मैं वहाँ से जब वापस हेजू टावर में आई थी तब मैंने मास्टर डू डैन से कहा था कि वो अपनी डिसाइपल को कुछ मोरल सिखाए ताकि वो बाहर जाकर इस तरह का मसला दोबारा क्रिएट न कर सके। क्योंकि हेजू टावर में हम सिर्फ औरतें हैं जो कि इसको मैनेज कर रही हैं और हम औरतों को दूसरे लोग बहुत ज्यादा कम मांगते हैं।
और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे हेजू टावर में या हेजू सिटी में हमारा कोई डिसाइपल किसी दूसरी लड़की को एम्बैरेस करे। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मास्टर डूडैन कहती हैं, ठीक है मास्टर चूचू, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा समझाऊंगी ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई भी गलती ना करें। सिस्टर चूचू उनसे कहती है, हम सब लोग यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारे हुबा पवेलियन में चोरी हुई थी। इसने बुद्धि रूट्स को चोरी करने की कोशिश की थी। हम सब लोग इसी मसले को हल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सिस्टर चूचू जू फैन और मास्टर किंग काई से कहती है, तुम दोनों इस बारे में बताओ क्योंकि तुम दोनों इस चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मास्टर किंग काई उनको सारी बात बता देती है। मास्टर डूडैन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर किंग काई कोई गद्दार कैसे सकती हैं? ये हमारे ही हुबा पवेलियन से आखिर किसी मेडिसिन को क्यों चोरी करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर चूचू से कहती हैं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि जिसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मास्टर किंग काई को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो जो मेडिसिन है वो हमेशा मेरे पास रहती है, इसलिए अगर सोंगजू वहाँ पर जाकर कुछ चोरी भी करता है तो वो फेक होगा। मास्टर डूडैन चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर किंग काई जल्दी से बताओ तुमने कौन सी मेडिसिन को चोरी करने की कोशिश की थी? तुम्हारे ये सब कुछ करने की वजह क्या है? मुझे बताओ, आखिर मसला क्या है? मास्टर किंग काई उसे कहती है, ये 3 महीने पहले की बात है। 3 महीने पहले जब मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं सेजू सिटी में वापस आ रही थी, तो रास्ते में मास्टर जैन सोंग ने मुझे अपने 7 कलर वाले पॉइजन के साथ जख्मी कर दिया था और अब मेरी बॉडी के अंदर उनका 7 कलर वाला पॉइजन है। मुझे अपने आप को बचाने के लिए यानी उनसे एंटीडोट लेने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। मास्टर डूडैन चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे ऊपर भी उसके पॉइजन का असर हो चुका है? इस हमारी 15 में से आधी मास्टर्स को तो उसने पहले से ही जहर दे दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे हेजू टावर के आधे मास्टर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। मास्टर किंग काई उसे कहती है, तुम इस बारे में बहुत ज्यादा गलत हो। तुम्हें किसने कह दिया कि हमारे 15 में से आधे मास्टर्स को उसने पॉइजन दिया है? हमारे 15 में से आधे नहीं बल्कि 15 में से 14 मास्टर्स ऐसे हैं जिनको उसने पॉइजन दिया हुआ है। सिर्फ एक तुम बची हो जिसको अभी तक उसने पॉइजन नहीं दिया। ये वाली बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डैन डैन कहती है, इसी वजह से मेडिसिन किंग का स्टूडेंट भी बार बार मुझे यही कह रहा था कि तुम्हारा ये हेजू हाउस ये बहुत ही जल्दी मेडिसिन किंग का पैलेस बनने वाला है। मास्टर किंग काई कहती है, क्योंकि वो मुझे कंट्रोल कर रहा था, वो मुझे पॉइजन का एंटीडोट देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इसी दौरान उसने मुझे ये सारी बात भी बता दी कि हमारी कितने लोगों को उसने पॉइजन दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और मास्टर मेडिसिन किंग को मार दिया जाए। मैंने उनके सामने ये चोरी करने का नाटक किया ताकि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगी। बीच में जू फैन बोल पड़ता है और कहता है, इसीलिए तुमने मुझे फेक बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए वहाँ पर भेजा, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो बुद्धि रूट्स को देखते ही पहचान जाएगा। लेकिन तुमने उसकी सारी की सारी अटेंशन मेरी तरफ डाइवर्ट कर दी क्योंकि उसे लगा कि मैंने बुद्धि रूट्स को एक्सचेंज किया है। जब वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था तभी तुमने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हारा प्लान तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था। मास्टर किंग काई उसे कहती है, सोंगजू तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे प्लान को समझ पाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर लिया? जू फैन भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? इन्हें तो पता है कि मैं एक बेवकूफ सा लड़का हूँ, मैं अपनी जीनियसनेस को इनके सामने शो नहीं करवा सकता। जू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मैंने तो बस इसको गेस किया है। और वो लड़कियां उसकी बात को मान लेती हैं। जू फैन कहता है, चलो शुक्र है इनको मुझ पर ज्यादा शक नहीं हुआ। मास्टर डूडैन आगे बढ़ती है और मास्टर किंग काई से कहती है, आपके साथ रहते हुए भी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। डैन डैन कहती है, मास्टर किंग काई तो क्या आपका प्लान सक्सेसफुल रहा? क्या आपने मेडिसिन किंग को मार दिया? जू फैन हंसते हुए कहता है, चलो मेरा दिमाग तो वैसे ही कम चलता है, क्या तुम और तुम्हारी मास्टर तुम दोनों का दिमाग भी कम चल रहा है जो तुम्हें इस बात की समझ नहीं है। अगर इसने मेडिसिन किंग को मार दिया होता तो ये यहाँ पर खुशियां मना रही होती, ना कि उदास सा चेहरा लेकर तुम्हारे सामने खड़ी होती और यहाँ पर खड़ी खड़ी तुम्हारे सामने रो रही होती। ये बात सुनते ही मास्टर डूडैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जू फैन से चलाते हुए कहती है, कमीने लड़के, तुम्हें पता नहीं चलता कि कब और कहाँ क्या बोलना है। तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर किस तरह का सीन चल रहा है और तुमने बीच में रोने की बात शुरू कर दी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अभी तक एक आंसू भी नहीं गिराया। अपनी बकवास बातों को बचा कर रखो, शायद बाद में तुम्हारे काम आएंगी। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और डूडैन से कहती है, डूडैन तुम्हें इस लड़के पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये तो बस एक बच्चा है, जो कुछ इसके मुंह में आता है ये बस बोल देता है। सिस्टर चूचू की बात सुनने के बाद मास्टर डूडैन शांत हो जाती है और कहती है, चीफ ओनर अब मुझे बताएं, जैसा कि मास्टर किंग काई ने कहा कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? सिस्टर चूचू उनसे कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग मेडिसिन किंग के साथ अकेले निपट पाएंगे, हमें बाहर से मदद लेनी होगी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके। मास्टर किंग काई उसे कहती है, बाहर से हेल्प लेने का मतलब क्या है? क्या तुम 7 बड़ी फैमिली से मदद लेना चाहती हो? 7 बड़ी फैमिलीज कभी भी किसी दूसरी बड़ी फैमिली की हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। हमारे अंकल जू को ही देख लो, उनके हमारे साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी जब मेडिसिन किंग के साथ फाइट करने की बात आती है तो वो भी हमारा साथ कभी नहीं देंगे। तो सिस्टर चूचू तुम्हें क्या लगता है कि 7 बड़ी फैमिलीज में से ऐसा कौन है जो हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ सकता है? डूडैन कहती है, हम लोग किसी भी मर्द के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, सारे के सारे मर्द भरोसे के लायक ही नहीं है। सिस्टर चूचू उनसे कहती है,
हालांकि बाकी के सारे हमारी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी 7 बड़ी फैमिलीज में एक फैमिली है जो हमारी हेल्प कर सकती है। वो उसे कहती है, वो कौन सी फैमिली है? सिस्टर चूचू कहती है 7 बड़ी फैमिलीज में जो कि फैमिली नंबर 1 है वो हमारी हेल्प कर सकती है। वो तीनों भी सिस्टर चूचू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जूपेन कहता है 7 बड़ी फैमिलीज में जो सबसे पहली फैमिली थी उसका नाम इंपीरियल गेट फैमिली था। जूपेन कहता है 7 बड़ी फैमिलीज अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हैं क्योंकि वो 7 नोबल फैमिलीज हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर किसी फैमिली के पास अपने अपने एल्डर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं और वो फैमिलीज कभी भी एक दूसरे के मसले में इंटरफियर नहीं करती। हालांकि एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, एक दूसरे के एल्डर्स को मार देते हैं। टोटल 7 फैमिलीज हैं। सातों ही फैमिलीज एक दूसरे की फैमिली को अच्छी तरह समझती है कि वो सारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाते। लेकिन इन 7 में से एक फैमिली है जिसको बाकी की 6 फैमिलीज 7 फैमिलीज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली समझती है और वो इंपीरियल गेट फैमिली है, सबसे पहली फैमिली। ये फैमिली पिछले हजारों सालों से इन बाकी की 6 फैमिलियों से सबसे ज्यादा टॉप पर है। और उस फैमिली के एल्डर्स यहाँ तक कि यंग मास्टर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और बाकी के 6 फैमिलीज वाले वो उनके सामने बात करने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एम्परर के ऑर्डर्स के बाद 6 बड़ी फैमिलीज जो हैं सिर्फ 7 बड़ी फैमिली की बात सुनती हैं। जूपेन कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि 100 पील फेस्टिवल में इंपीरियल गेट फैमिली से भी कोई आने वाला है। अब देखना ये है कि इंपीरियल पैलेस फैमिली से कौन यहाँ पर आने वाला है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर बाकी में इंपीरियल गेट फैमिली से कोई यहाँ पर आने वाला है तो मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि वैसे भी बहुत सारी बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैंने जरा सा भी कोई हिंट दिखाया कि मैं जूपेन हूँ तो ये सारे एल्डर्स मुझे मिलकर मार डालेंगे। इसलिए अब मुझे अपने काम को और भी ज्यादा तेज करना होगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे बुद्धि रूट्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा या फिर बुद्धि लिक्विड को सिस्टर चूचू से चोरी करना होगा। जैसे ही वो बुद्धि रूट्स मुझे मिल जाएंगी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सिस्टर चूचू के और भी ज्यादा करीब होना होगा। उसी वक्त सिस्टर चूचू से कहती हैं सोंगजू मेडिसिन किंग ने तुम्हारा चेहरा भी देखा हुआ है, इसलिए आज के बाद तुम यहाँ पर हमारे टावर में रहोगे। जूपेन ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि गॉड वाकई में मेरी साइड पर है। उसने तो फिर से ये मौका प्लेट में सजाकर मेरे सामने रख दिया है। इस बार बुद्धि लिक्विड मेरे हाथ में जरूर लगेगा। फोर के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जूपेन कहता है इंपीरियल गेट से भी यहाँ पर कुछ मास्टर्स आने वाले हैं। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं, मुझे बुद्धि रूट्स को चोरी करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं सिस्टर चूचू के बहुत ज्यादा करीब रहूं। साथ ही सिस्टर चूचू से हेजू टावर में रहने का कह देती हैं। जूपेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और साथ ही उसे कहता है ये क्या कह रही हो, मैं हेजू टावर में कैसे रह सकता हूँ। सिस्टर चूचू उसे कहती है मेडिसिन किंग तुम्हारे पीछे भी है, वो तुमसे भी बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए तुम हेजू टावर में रहो। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जहाँ पर वो तुम्हें मार नहीं सकेगा। फिर वो सारी लड़कियाँ दूसरे रूम की तरफ चली जाती हैं। सिस्टर चूचू डैन डैन से कहती है डैन डैन इस लड़के के लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दो, ये आज से हमारे गेस्ट रूम में ही रहा करेगा। उनके चले जाने के बाद जूपेन सोच रहा होता है मैं तो यही सोच रहा था कि अब बुद्धि जेट लिक्विड को मैं कैसे चोरी करूं। हालांकि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि सिस्टर चूचू को मारना पड़ेगा, इसको मारने के बाद ही वो बुद्धि जेट लिक्विड मेरे हाथ लगेगा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की मेरी इतनी ज्यादा केयर करती है, इसलिए मुझे मेडिसिन किंग से बचाने के लिए अपने हेजू टावर में रख लिया। हालांकि इसे अच्छी तरह से पता है कि लोग बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि मैं एक 3rd क्लास फैमिली से हूँ। अपने आप से सवाल पूछता है ये बुद्धि जेट लिक्विड क्या मुझे अभी भी इससे वो चोरी करना चाहिए या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं। जूपेन की आंखों में नींद भरी होती है क्योंकि वो सारी रात सोया नहीं। जूपेन कहता है मैं सारी रात इसी बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे उससे बुद्धि जेट लिक्विड को चोरी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा अच्छी है, हालांकि उसने मेरी जान भी बचाई थी। जूपेन कहता है सारी रात की मेहनत के बाद मैंने इतना ज्यादा सोचा और मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि आज रात जैसे ही मैं सिस्टर चूचू के साथ अकेला हूँगा मैं मौका देकर उसके हाथ से बुद्धि जेट लिक्विड को ले लूंगा और अगर उसे मारना पड़ा तो उसे मार डालूंगा। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मेरे रास्ते में अगर कोई भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। मैं इस तरह सॉफ्ट नहीं पड़ सकता, कोई औरत मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। साथ ही जूपेन हंसते हुए कहता है अगर वो आसानी से बुद्धि जेट रूट्स मेरे हवाले कर देगी तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो मुझे उसे मारना पड़ेगा। फिर मैं उसके लिए सिर्फ सॉरी महसूस कर सकता हूँ और कुछ नहीं। जूपेन अपने गेस्ट रूम से निकलकर जब बाहर हाल की तरफ जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जूपेन अपने आसपास देखता और कहता है आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रश लगा होता है, जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं उनमें से भी कोई भी नहीं, पता नहीं सारे लोग कहाँ पर चले गए। जूपेन अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा होता है। उसी वक्त डैन डैन भागती हुई आती है, वो भी अपने ध्यान भाग रही होती है और आते ही जूपेन के साथ टकरा जाती है और जैसे उसके साथ टकराती है वो नीचे गिर जाती है। डैन डैन चिल्लाते हुए कहती
कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम अंधे हो? कौन है जो कि हेयू टावर में इस तरह आंखें बंद करके चल रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो वो जू फैन होता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर चुप हो जाती है। जू फैन उसे कहता है, क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अंधा हूँ? वो जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। जू फैन कहता है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, इसे तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन ये मुझे देखकर इस तरह क्यों रिएक्शन कर रही है? जू फैन आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? और आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारे लोग कहाँ पर हैं? आज हेयू टावर में कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जबकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि जू फैन ने उसे टच किया है। डैन डैन शर्माते हुए उससे कहती है, आज यहाँ पर इसीलिए कोई नहीं है क्योंकि वो सारे लोग इंपीरियल गेट से आने वाले यंग मास्टर को वेलकम करने के लिए गए हुए हैं। इंपीरियल गेट से हांगबो कियानकुन यहाँ पर आ रहा है। जू फैन कहता है, इंपीरियल गेट वाले, अभी कल तो बात हो रही थी, वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? डैन डैन उसे कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि हांगबो के सेकंड प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं जिसका नाम किंग जुन है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि हमारी चीफ ओनर यानी कि सिस्टर चूचू का बहुत ही करीबी दोस्त है। बचपन में वो दोनों एक दूसरे के स्वीट हार्ट्स हुआ करते थे। अब जबकि हांगबो यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब अब मेडिसन किंग से हमें कोई भी खतरा नहीं रहा। मेडिसन किंग उसके सामने कुछ भी नहीं करेगा। जू फैन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मैंने तो फैसला कर लिया था कि आज रात मैं बुद्धिजेट लिक्विड को चोरी कर लूंगा, लेकिन अब यहाँ पर एक और एक्सपर्ट आ चुका है और वो ऊपर से सिस्टर चूचू का स्वीट हार्ट है। अगर वो दोनों यहाँ पर आकर बाहू में बाहें डालकर सारा दिन बैठे रहेंगे तो मैं उससे वो बुद्धिजेट लिक्विड कैसे चोरी करूंगा? जू फैन डैन डैन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है, चलो मेरे साथ जल्दी चलो, हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं आज ये हांगबो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे लोग उसे क्यों वेलकम करने के लिए गए हुए हैं। डैन डैन उसे कहती है, तुम इंपीरियल फैमिली के सेकंड सन के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो? ध्यान रखना कि उसके सामने इस तरह कभी भी बात मत करना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा और कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन वो जू फैन की तरफ देखती है तो जू फैन बहुत ज्यादा सीरियस होता है। वो वहीं पर खामोश हो जाती है और साथ ही शर्माना शुरू कर देती है। जू फैन उसे लेकर हाल के बाहर चला जाता है जहाँ पर छोटी अवाम यानी कि सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की फैमिलीज जमीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर झुकी होती हैं, जबकि सेवंथ फैमिली वाले अपने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं और उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जू फैन भी ये सारे का सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि 7 बड़ी फैमिलीज के जितने भी एल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो सारे भी उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हैं ताकि वो उसको वेलकम कर सकें। अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, तो ये 7 फैमिलीज वाले इसके सामने इस तरह खड़े नहीं होते। जू फैन कहता है, ये तो बस उसका सेकंड सन है, लेकिन अगर यहाँ पर इंपीरियल गेट फैमिली का हेड आ जाए तो फिर क्या होगा? उसके पास तो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। थोड़ी देर के बाद हांगबो की बग्गी सामने आकर रुकती है। उसके सामने 2 लड़कियाँ होती है जो की झंडा लेकर आगे आगे चल रही होती है, जबकि 2 गार्ड्स होते हैं जिन्होंने उसकी बग्गी को उठा रखा होता है। जू फैन उन चारों की तरफ देखता है और कहता है, ये चारों तो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे हिमनली राम के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें से 2 ने झंडा उठा रखा है जबकि 2 ने इसकी बग्गी को उठाया हुआ है। अगर ये लोग किसी और फैमिली में होते तो इस वक्त ये लोग एल्डर होते, लेकिन हांगबो ने इन सब को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। जू फैन कहता है, हालांकि ये अपने स्काई परफॉर्म ग्राम में है, लेकिन फिर भी इनकी पावर बहुत ज्यादा है बाकी की फैमिलीज के मास्टर्स के मुकाबले में। थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे इनकी स्ट्रेंथ को देखकर लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ बाकी की 6 फैमिलीज को अगर इकट्ठा किया जाए तो उन 6 की 6 फैमिलीज के सारे मेंबर्स से इन एक फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। हांगबो अपनी बग्गी से उतरने के बाद फौरन ही उन सब से कहता है, तुम सब लोग 6 बड़ी फैमिलीज के एल्डर्स हो, तुम सब लोग यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आए हो, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। लेकिन साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से उन सारे एल्डर्स के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। जू फैन कहता है, ये अपने अल्फाज में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने उनकी तारीफ भी कर दी। ये उन सब के लायक नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे एल्डर्स हैं और ये अभी एक यंग वन है। साथ ही इसने अपनी पावर को रिलीज करके उन सब के ऊपर प्रेशर डाला है ताकि वो सब लोग महसूस करें कि इससे डरना है। जू फैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इसकी पावर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा एल्डर नहीं है जिसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा हो। यही वो एब्सोल्यूट पावर है जिससे ज्यादा पावर मुझे चाहिए। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और हांगबो से कहती है, तुम्हें देखे हुए 10 साल हो गए, लगता है कि 10 सालों में तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है जो तुम इस लेवल की स्ट्रेंथ को हासिल कर पाए हो। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करके हार जाऊंगी, मैं तुम्हारे लेवल की नहीं रही। हांगबो अपनी बग्गी से हंसता हुआ बाहर निकल आता और कहता है, किंग चैंग, तुम्हें मेरे साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम एक एल्डर हो जबकि मैं सिर्फ एक यंग मास्टर हूँ। जैसे ही वो अपनी बग्गी से बाहर निकलता है, जू फैन उसकी कल्टीवेशन को जांच कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अपनी ह्यूमनली परफॉर्म की 2nd लेयर पर है लेकिन बॉडी फॉर्जिंग की। जू फैन कहता है,
बॉडी कल्टीवेटर्स के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बॉडी कल्टीवेटर्स जो कि अपने स्काई राम की सेकंड लेयर पर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे बॉडी कल्टीवेटर मौजूद हैं। जू फैन कहता है अब तो मेरा काम और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अब पता नहीं मैं बुद्धिजेट लिक्विड को कैसे चोरी करूंगा। डैन डैन उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम भी उतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। जबकि इंपीरियल गेट से हांगपू यहाँ पर आ गया है, जो कि हमारी सिस्टर चूचू का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब हमें मेडिसिन किंग से डरने की जरूरत नहीं, वो हमें बहुत ही जल्दी एंटीडोट भी दे देगा। जबकि जू फैन सोच रहा होता है मुझे तुम्हारी फैमिली के अफेयर से कोई लेना देना नहीं, जाकर अपने मसले खुद ही हल करो। जू फैन अभी भी हांगपू को घूर घूर कर देख रहा होता है। जू फैन कहता है ये लड़का यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में से, अगर मुझे इसके साथ फाइट करना पड़ती है तो मुझे नहीं लगता मैं इससे जीत सकता हूँ। वो भी उसी की तरफ देख ही रहा होता है कि हांगपू भी उसकी तरफ देखता है और किंग चैन से पूछता है मैंने तो सुना था कि तुम्हारे हेजू टावर में सिर्फ लड़कियां रहती हैं, लेकिन तुम्हारी हेजू टावर में ये लड़का कहाँ से आया। हालांकि जू फैन भीड़ में बहुत ही पीछे खड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे देखकर पहचान लेता है कि ये भी एक हेजू टावर का मेंबर है। सिस्टर चूचू जू फैन की तरफ देखती है और कहती है अच्छा तुम इसका पूछ रहे हो, ये हमारे हेजू टावर का सन इन लॉ है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे हेजू टावर का यही रूल है कि हम लोग यहाँ पर बाहर से लड़कों को शादी करवाते हैं। हांगपू से कहता है हाँ मैं इस बारे में तो भूल ही गया था, अगर ये वाकई में तुम्हारे हेजू टावर का एक दामाद है तो इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। पता नहीं मुझे ऐसा मौका कब मिलेगा तुम्हारे हेजू टावर की किसी लड़की से शादी करने का। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जबकि जीटियान जो कि भीड़ में खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम सब लोग यहाँ पर हाथ बांधे खड़े हैं इसका वेलकम करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर खड़े खड़े एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है और हमें जरा भी भाव नहीं दे रहा। जीटियान कहता है मैं जहाँ से जा रहा हूँ मैं इसको वेलकम करने के लिए यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं जाकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हूँ। जीटियान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसके एल्डर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यहाँ से मत जाओ। जीटियान एल्डर की बात सुनकर वहाँ पर रुक जाता है। उसी वक्त हांगपू आगे बढ़ता है और कहता है तुम जिन्हो मेंशन के सेकंड सन होगे। हांगपू उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एल्डर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज इस लड़के को माफ कर दें, ये भी बच्चा है, इसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हांगपू कहता है कोई बात नहीं और साथ ही वो जीटियान के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है जीटियान तो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, ये तो बहुत ज्यादा ब्रेव है कि सभी के सामने इसने मेरे सामने बात करने की कोशिश की। मैं तो हमेशा इसी तरह के यंग दोस्तों की तलाश में रहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव हो। और साथ ही वो जीटियान के कंधे को अपने हाथों से दबा रहा होता है, जिसकी वजह से जीटियान के कंधे पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एल्डर को भी ये बात महसूस हो जाती है। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज इसको माफ कर दें, ये सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन हांगपू उसके कंधे पर से अपना हाथ नहीं उठाता और भी ज्यादा अपना प्रेशर डालता और कहता है यहाँ पर तलवे चाटने वाले कुत्ते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा बहादुर है जो इसने सच बोलने की कोशिश की है। मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर वो हंसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। जबकि जीटियान अभी भी अपने कंधे को पकड़कर वहीं पर खड़ा होता है। एल्डर उसे कहते हैं जीटियान तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम हर किसी के साथ इस तरह पंगा नहीं ले सकते, तुम जू फैन नहीं हो। मैंने तुम्हें बताया था कि इंपीरियल गेट की फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ पंगा मत लेना, क्योंकि वो हम सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीटियान अपने एल्डर से कहता है एल्डर अब मुझे महसूस हुआ कि उस वक्त जाओनिंग पर क्या बीत रही होगी जब उसके सामने एब्सोल्यूट पावर थी। और साथ ही मुझे इस बात की भी समझ आ गई है कि हमारा जिन्हो मेंशन इन सब के सामने कितना ज्यादा वीक है। अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ताकि मैं अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं कि हम इंपीरियल गेट के सामने खड़े हो सके। और रही बात इस हांगपो की, तो इससे तो मैं एक दिन बदला जरूर लूंगा। फिर जीटियान और उसके एल्डर आगे चले जाते हैं। जबकि जू फैन भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। डैन डैन उसे कहती है पोंगजू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल पीला क्यों हुआ जा रहा है, जैसे तुम किसी को मारना चाहते हो। जू फैन कहता है कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और डैन डैन से पूछता है अगर तुम्हारी बहन को कोई तंग करे तो तुम क्या करोगी। डैन डैन उसे कहती है ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन है, अगर वो कोई आम सा इंसान होगा तो मैं अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दूंगी, लेकिन अगर वो शख्स 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी फैमिली से होगा तो मैं अपने मास्टर को जाकर इन्फॉर्म करूंगी ताकि मास्टर कोई फैसला करे। जू फैन गुस्से के साथ उसे कहता है इसका कोई फायदा नहीं अपने मास्टर को बताने का, अगर कोई मेरे भाई को तंग करे, मेरे भाई को बुली करे तो मैं तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दूंगा, मैं इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। जू फैन इतना ज्यादा गुस्से में इस वजह से है क्योंकि हांगपो ने जीटियान के साथ बुरा सलूक किया है। जू फैन जीटियान को अपना भाई भी मानता है। एपिसोड की शुरुआत में हेजू टावर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी की सारी फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं। इंपीरियल गेट फैमिली का हांगपू सबसे ऊपर जाकर बैठ जाता है अपनी टेबल के सामने, जबकि बाकी के सारे टेबल नीचे लगे होते हैं, यानी कि 7 फैमिलीज के टेबल नीचे लगे होते हैं। हांगपू उन सारे एल्डर से कहता है ठीक है अब सब लोग बैठ सकते हैं, इसे अपना ही घर समझे। और सारे एल्डर्स जैसे जैसे अपनी सीट के ऊपर बैठ जाते हैं वहाँ पर एक खाली टेबल पड़ा होता है। हांगपू उसकी तरफ देखता और कहता है आखिर यहाँ पर एक खाली टेबल क्यों पड़ा हुआ है, क्या सर्वेंट ने हमें ठीक से गिना नहीं था और उसने एक एक्स्ट्रा टेबल लगा दिया है। मेडिसिन किंग हंसते हुए कहता है सेकंड यंग मास्टर, ये सीट असल में जिन्हो मेंशन वालों की है,
वो क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए, या फिर हो सकता है कि उन्हें कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो जो यहाँ पर वो नहीं आ सकते। अगर आपको ये बहुत ज्यादा चुभ रहा है तो आप इसको यहाँ से हटवा सकते हैं। मास्टर ज्यू मेडिसिन किंग की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये तो जल्दी के ऊपर तेल डालने का काम कर रहा है। हांगपू कहता है मेडिसिन किंग जैनसोंग ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, ये मेरी आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा है। अब जबकि ये यहाँ पर हाल ही पड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ स्पेस है, इसलिए इसे यहाँ से हटा दिया जाए। मास्टर जियो से कहते हैं सेकंड यंग मास्टर हांगपू आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सीट जिन्हो मैंशन वालों की है और जिन्हो मैंशन वाले 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली से हैं। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके टेबल को यहाँ से हटवा दें, तो 7 बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होगा। आप ऐसा करके उनकी इंसल्ट तो नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, इस टेबल को यहीं पर रहने दें। मास्टर जैनसोंग कहती हैं अगर उनके लड़के को हांगपू के साथ कोई मसला है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हो मैंशन को हांगपू के साथ कोई मसला है। एक लड़के के अंदर पूरा जिन्हो मैंशन नहीं हो सकता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिन्हो मैंशन वाले सिर्फ एक टेबल के लिए एम्परर गेट वालों के साथ पंगा लेंगे। मास्टर जी चिल्लाते हुए कहते हैं ये बात गट्स और करेज की नहीं है कि वो तुमसे पंगा ले सकते हैं या नहीं, ये बात हमारी इज्जत की है। ये वो भी 7 फैमिली में से एक फैमिली से है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें। योमिंग वैली के 5th एल्डर कहते हैं तुम यहाँ पर इज्जत की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने क्या किया, हमारी योमिंग वैली के 2 एल्डर्स को तुम्हारी अपनी टेरिटोरी में मार डाला, क्या उस वक्त तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं आया। एल्डर जियो से कहते हैं जब तक कोई मुझसे पंगा नहीं लेता मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करता। योमिंग वैली के एल्डर्स ने खुद हमारे इलाके में आकर हमसे पंगा लेने की कोशिश की थी, उन्होंने अपनी कब्र खुद खो दी थी। मैं अपनी योमिंग वैली के एल्डर्स को इस सब का ब्लेम देना चाहिए। ये बात सुनते ही 5th एल्डर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि कोहोई फॉरेस्ट के मास्टर लिन कहते हैं दोनों मास्टर शांत हो जाओ, ये ना तो योमिंग वैली की टेरिटरी है और ना ही कियानलांग पवेलियन की टेरिटरी है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर मसला क्रिएट नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ पर मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। अगर तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हें हेजू टावर की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें हांगपू की तो परवाह होनी चाहिए। जरा उसकी तरफ देखो, वो दोनों जैसे ही हांगपू की तरफ देखते हैं तो वो उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। दोनों ही एल्डर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे कहते हैं हमें माफ कर दे। हम दोनों शांत होकर यहीं पर बैठ जाते हैं। हांगपू आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है 7 इंपीरियल फैमिलीज ये सारी एक फैमिली की तरह है, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और वो भी सिर्फ एक टेबल के लिए। ये तो सिर्फ एक टेबल है, हम लोग यहाँ पर हेजू टावर में हैं। यहाँ पर फैसला हेजू टावर की ओनर करेगी। चू किंग चैंग जल्दी से फैसला करो, क्या तुम इस टेबल को यहीं पर रखना चाहती हो या फिर यहाँ से हटवाना चाहती हो। चू किंग चैंग उसे कहती है जिन्हो मैंशन को हेजू टावर वालों ने यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है, इसलिए ये टेबल यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये टेबल यहीं पर रहेगा। हांगपू उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो सब लोगों ने सुन लिया ना, ये टेबल यहीं पर रुकेगा क्योंकि हेजू टावर की मास्टर ने कहा है कि ये टेबल यहाँ से नहीं जाएगा। चू किंग चैंग भी उसका शुक्रिया अदा करती है कि इसने मेरी बात मान ली। मास्टर जैनसोंग चू किंग चैंग की बात सुनने के बाद कह रही होती है ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ है, इसे तो पता ही नहीं है कि कहाँ पर कब क्या करना है। इसे लगता है कि हांगपू इसकी साइड पर है। हांगपू के कहने का मतलब ये समझी ही नहीं, इसको तो मर जाना चाहिए अपने हेजू टावर के साथ ही। हांगपू उन सब से कहता है तो भी ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, हम लोग इस टेबल को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ पर जू फैन उस लड़की डैन डैन के साथ घूम रहा होता है। हांगपू कहता है लेकिन इस टेबल को हाल ही नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे लगता है कि हमें किसी और गेस्ट को यहाँ पर बुला लेना चाहिए जो कि यहाँ पर आकर बैठ सके। हांगपू इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों जो कि गेट के बाहर हो जल्दी से अंदर आ जाओ। जूपैन और डैन डैन को कह रहा होता है। डैन डैन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हांगपू उन दोनों से कहता है चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, हमारे साथ बैठकर एक एक ड्रिंक पियो। जूपैन तो पहले से ही इसी तरह के किसी मौके की तलाश में था। जूपैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जूपैन और डैन डैन दोनों ही हॉल के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही जूपैन हॉल में आता है मास्टर लिन और मेडिसिन किंग का स्टूडेंट दोनों ही उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हांगपू उन दोनों की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा कपल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ हो, चलो जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ, तुम्हारा तारुफ क्या है। डैन डैन हांगपू से कहती है मेरा नाम डैन डैन है और मैं डू डैन टावर की स्टूडेंट हूँ। जूपैन उसे कहता है मेरा नाम सोंग जू है और मैं जू सिटी से आया हूँ, मेरा ताल्लुक एक 3rd ग्रेड की फैमिली से है। हांगपू उन दोनों से कहता है तुम तो 3rd ग्रेड फैमिली से हो, लेकिन 3rd ग्रेड फैमिली का हेजू टावर का सन इन लॉ बनना बहुत ही रेयर बात है। मैंने कभी पहले ऐसे नहीं देखा कि हेजू टावर का दामाद एक 3rd ग्रेड फैमिली से हो। फिर वो उन्हें इशारा करते हुए कहता है तुम दोनों जाकर उस टेबल के ऊपर बैठ जाओ जो कि खाली है। जूपैन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जूपैन कहता है हांगपू मुझे हेजू टावर का दामाद क्यों कह रहा है। फिर वो उसकी तरफ देखता है यानी डैन डैन की तरफ देखता है, सोच रहा होता है आज मैं हेजू टावर का दामाद कब बन गया।
जब वो डैन डैन की तरफ देखता है तो डैन डैन शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मिस्टर चूचू चिल्लाते हुए उसे कहती है, किंग जुन तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो सीट जिन्हो मैंशन वालों की है, तुम वहाँ पर इन दोनों को नहीं बिठा सकते। ये बात तो जिन्हो मैंशन के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। मिस्टर डूडैन भी उसे कहती है, ये दोनों उस टेबल के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, वो तो जिन्हो मैंशन वालों की सीट है। मास्टर डैन डैन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहती है, तुम दोनों वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। हांगपो सिस्टर चूचू से कहता है, मैंने तुमसे पूछकर ये फैसला किया था, तुमने कहा था कि तुम इन टेबल्स को यहाँ से रिमूव नहीं करवाना चाहती, लेकिन अब क्या, मैं इन टेबल पर बिठाने के लिए अपने गेस्ट को नहीं बुला सकता। ये दोनों मेरे गेस्ट हैं, मैं इनको इसी टेबल पर बिठाने वाला हूँ। क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मैंने फैसला कर दिया है, अब ये दोनों यहीं पर बैठेंगे। सिस्टर चूचू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वहीं पर चुप हो जाती है, क्योंकि जू फैन भी सारी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है, ये मुझे एक थर्ड ग्रेड फैमिली के लड़के को वहाँ पर उस सीट पर बिठाना चाहता है जहाँ पर जीटियान ने बैठना था। तो वाकई में सेवंथ फैमिली के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है, यानी कि उनके चेहरे पर एक तमाचा मारने के बराबर है। अंकु यहाँ पर सेवन फैमिलीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसने ये बात कहकर साबित कर दिया है, इस हाल में जो भी बैठेगा वो उसकी मर्जी से बैठेगा, इसकी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बाकी की 6 फैमिलीज के मुकाबले में इस एक फैमिली की सोच और फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े हैं। ये सातों बड़ी फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बनाना चाहते हैं और जो भी इसका साथ नहीं देगा वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। जूफैन कहता है, मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ एल्डर्स को ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी लू फैमिली को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। पूरे हाल में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर के बाद जूफैन जाकर उस टेबल के ऊपर आराम से बैठ जाता है। जैसे ही जूफैन वहाँ पर जाकर बैठता है, वो सारे के सारे लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। हालांकि हांगपो ने इसे ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी ये एक थर्ड रेट फैमिली का मेंबर है, इसे वहाँ पर जाकर नहीं बैठना चाहिए था। अगर जिन्हो मैंशन वाले ऊपर से आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। मास्टर जियो जूफैन से कहते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर बैठने से तुम मर भी सकते हो। जूफैन मास्टर जियो की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, ब्रदर जियो, जबकि तुमने ये कह दिया है, दोबारा इस तरह का मुझे कुछ भी मत कहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। मास्टर जियो जूफैन की बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कमिंग वैली के 5th एल्डर जूफैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस लड़के की जरा हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने, इतने एल्डर्स के सामने बैठकर अलांग पवेलियन के मास्टर जियो को वार्निंग देने की। सबके हांगपो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि थर्ड क्लास फैमिली का एक लड़का मेरे दिमाग को पढ़ लेगा कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि ये लड़का जाकर उस सीट के ऊपर बैठ जाए जिससे जिन्हो मैंशन वालों की बेइज्जती हो जाए। ये लड़का वाकई में जाकर उस सीट के ऊपर बैठ भी गया है। मास्टर जियो उसकी बात समझ जाते हैं और जूफैन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वार्निंग देकर मुझे याद दिला दिया कि मुझे कभी भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सारे ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मास्टर जियो एक थर्ड क्लास की फैमिली के यंग मास्टर के सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, एल्डर जियो इस लड़के से इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं, उसने तो सिर्फ उन्हें एक धमकी दी है और एल्डर जियो उसके सामने झुक गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है। मास्टर जियो हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने पास से अपने डीमन क्रो को बाहर निकालते हैं। जूफैन कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर जियो ने मुझे पहचान लिया है। जैसे ही मैंने उसे ब्रदर जियो कहा तो उसने मुझे पहचान लिया कि मैं जूफैन हूँ। जूफैन कहता है, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ब्रदर जियो को ब्रदर जियो कहते होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि उसे मेरी तरह ब्रदर जियो कहता होगा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड बाकी सबसे अलग है। इसी वजह से उसने मुझे बड़ी आसानी से पहचान लिया। मेडिसन किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये एक थर्ड क्लास फैमिली का लड़का है, लेकिन फिर भी फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल एल्डर इसके सामने अपना सर झुका रहा है, तो बहुत ही सरप्राइज वाली बात है। मास्टर चूचू भी एल्डर जियो की तरफ देख रही होती है और कहती है, मास्टर जियो ने अभी भी सबके सामने जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं लगता कि मास्टर जियो को अपने इस किए पर पछतावा है, लेकिन मास्टर जियो को देखकर लगता है जैसे मास्टर जियो सोंगजू से डर रहे हैं। हांगपो भी सामने बैठा इस सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा होता है और कहता है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा अजीब हैं। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर मास्टर जियो ने ऐसा किया क्यों। उसी वक्त वहाँ पर जिन्हो मैंशन वालों की एंट्री होती है। जीटियान जैसे ही अंदर आता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके लिए कोई भी सीट नहीं है। हांगपो कहता है, ये तो एक ट्रिपल सरप्राइज हो गया, अब ज्यादा मजा आएगा। सारे के सारे एल्डर्स जिन्हो मैंशन वालों को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है। जीटियान आते ही कहता है, लगता है कि हेजू टावर वाले अपने गेस्ट को बैठने के लिए जगह प्रोवाइड नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरी भी जगह रखी हुई है, मेरी फैमिली के लिए तो यहाँ पर हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था
कि जिन्हो मैंशन वाले जीटियान और उसके एल्डर वो भी हाल में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कोई भी सीट नहीं है। जीटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हेजू टावर वालों से कहता है, तो तुम लोग अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हो कि उनके लिए कोई सीट भी नहीं रखी हुई, जबकि थर्ड क्लास फैमिली के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिस्टर चूचू चिल्लाते हुए जू फैन से कहती है, सोंगजू जल्दी से उठो वहाँ से, तुम्हें वहाँ पर किसने बैठने का कहा? वो सीट जिन्हो मैंशन वालों की है। अंगू सिस्टर चूचू से कहता है, जरा रुको, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि इसको वहाँ पर बैठने का मैंने कहा था? ये लोग मेरे गेस्ट है, तुम मेरे गेस्ट को यहाँ से उठने का कैसे कह सकती हो? अगर जिन्हो मैंशन वाले तुम्हारे गेस्ट थे तो उन्हें पहले आना चाहिए था। ये लोग यहाँ पर लेट आए हैं, इसलिए खाली टेबल को देखकर मैंने अपने गेस्ट को यहाँ पर बिठा दिया है। अब मेरे गेस्ट यहाँ पर बैठेंगे, तुम इन्हें चाहो तो वापस भेज सकती हो। जीटियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब जबकि सेकंड यंग मास्टर हमें यहाँ पर देखना नहीं चाहते तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम लोग वापस जा रहे हैं। और साथ ही जीटियान और उसके एल्डर वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। सिस्टर चूचू ने वहाँ से जाता हुआ देखकर कहती है, अगर ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं तो इससे तो इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये लोग वापस चले गए तो ये सारे का सारा इल्जाम हमारे हेजू टावर पर आएगा कि हम लोगों ने इन्हें यहाँ पर बुलाकर इनकी इतनी ज्यादा इंसल्ट करवा दी। हमारे हेजू टावर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हम किसी भी बड़ी फैमिली के साथ इस वक्त पंगा नहीं ले सकते, हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और कहती है, मास्टर जीटियान आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हेजू टावर के अरेंजमेंट्स इस बार बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। हमारी मेहमान नवाजी में बहुत ज्यादा कमी रह गई है। मैं आपके लिए एक और टेबल लगवा देती हूँ, प्लीज यहाँ से मत जाए। मैं पर्सनली आपसे अपोलोजाइज करती हूँ, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। और उसके एल्डर सिस्टर चूचू की बात सुनकर रुक जाते हैं और कहते हैं, हेजू टावर की मास्टर मुझसे माफी मांगना चाहती है और मेरे लिए अलग टेबल लगाना चाहती है। इतनी बात मेरे लिए काफी है। ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन असल मसला तो ये हांगपो है। मैं इसको एक सेकंड के लिए भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा। जीटियान थोड़ी देर सोचने के बाद सिस्टर चूचू से कहता है, मास्टर चू चैंग, जबकि बैकअप स्पॉट के तौर पर आपके पास इंपीरियल गेट वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर आपको जिन्हो मैंशन की क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर और रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। जीटियान और उसके एल्डर उस हाल में से बाहर चले जाते हैं, जबकि सिस्टर चूचू सोच रही होती है, अब हम लोग इंपीरियल गेट के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इंपीरियल गेट वाले बचे हैं। बाकी की सारी फैमिलीज वाले आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने ये फैसला करके ठीक किया है। अगर मैं उनको यहाँ पर रोक पाती तो 7 बड़ी फैमिलीज में से कोई एक फैमिली तो हमारा साथ देती। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल गेट पर भरोसा करना होगा। ऐसा करने से मेरा हेजू टावर बिल्कुल अकेला हो गया है। पहले मास्टर ज्यू के साथ ऐसा हुआ, उन्हें सबके सामने थर्ड ग्रेड की फैमिली के लड़के से माफी मांगना पड़ी। ऊपर से जिन्हो मैंशन वाले भी यहाँ से चले गए हैं। अगर गेस्ट यहाँ से नाराज होकर चले जाएंगे तो हेजू टावर को बचाने के लिए कौन आएगा? हांगपो मेडिसन किंग की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है, जबकि मेडिसन किंग भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जू फैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, लगता है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। जू फैन कहता है, लगता है ये हांगपो और मेडिसन किंग इन दोनों का प्लान है कि हेजू टावर को अकेला कर दिया जाए और एक एक करके सारी बड़ी फैमिलीज वाले इन्हें छोड़कर चले जाएं। जू फैन कहता है, अगर एक बार इस हांगपो ने हेजू टावर को अपने रास्ते से हटा दिया तो उसके बाद कियांगलांग पवेलियन और जिन्हो मैंशन वालों की बारी होगी, जिन्होंने इसके सामने रेजिस्ट करने की कोशिश की है। जू फैन चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर जीटियान तुम कहाँ पर जा रहे हो? मेरे साथ थोड़ी सी जगह है, तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठकर पी सकते हो। यकीन मानो तुम्हें मेरे साथ बैठकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम दोनों बैठकर खाने और पीने का मजा लेते हैं। जीटियान जू फैन की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक थर्ड रेट फैमिली का लड़का मुझे अपना ब्रदर कह रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे क्या लगता है कि ये मेरे बराबर का है? मैं 7th फैमिली का यंग मास्टर हूँ। थर्ड क्लास की फैमिली के लड़के के साथ बैठकर पीना, ये तो मेरे जिन्हो मैंशन के लिए बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है। यहाँ पर हेजू टावर में चल क्या रहा है? यहाँ पर तो थर्ड रेट की फैमिली के लोग भी के सामने मेरी इस तरह इंसल्ट कर रहे हैं। जीटियान काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जू फैन की बात को इग्नोर कर देता है और वो हाल से बाहर चला जाता है। जू फैन जब देखता है कि उसने मेरी बात को नहीं सुना, जू फैन चिल्लाकर उसे कहता है, डरपोक कहीं के, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम इस यंग मास्टर के साथ बैठकर एक गिलास वाइन पी सको? जब जू फैन चिल्लाकर बोलता है तो वहाँ पर जितने भी एल्डर्स बैठे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। हांगपो भी इस बात से काफी ज्यादा चौंक जाता है। हांगपो कहता है, या तो ये लड़का पागल है या फिर इस लड़के में बहुत ज्यादा हिम्मत है। पहले तो इसने कियांगलांग पवेलियन के मास्टर जियो को झुकने पर मजबूर कर दिया और उन्हें अपने अल्फाज से ही एक धमकी दे डाली, और अब इसने सारे के सारे एल्डर्स के सामने जिन्हो मैंशन के यंग मास्टर को डरपोक कह दिया है। लगता है कि इस लड़के को मौत का जरा भी डर नहीं है। जबकि हेजू टावर की तीनों मास्टर्स भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? मास्टर जियो के साथ इसने बदतमीजी की और मास्टर जियो ने अपने आप को सीनियर समझते हुए इस लड़के को माफ कर दिया कि ये एक जूनियर है।
शायद ये बच्चा है इसलिए इसने ऐसा कह दिया होगा। लेकिन ज़ीटियान तो एक नौजवान लड़का है, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। और ज़ीटियान यहाँ पर आकर इस लड़के को मार भी देता है, तो हम लोग हेजू टावर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इसे नहीं बचा पाएंगे। इसलिए चूचू भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है ये कमीना लड़का फिर से बदतमीजी कर रहा है, अगर ये ज़ीटियान के हाथों से जिंदा बच जाता है तो मैं इसे बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है। ज़ीटियान और एल्डर वो भी दोनों बाहर ही खड़े होते हैं। एल्डर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं हेजू टावर की मास्टर चूचू, बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंपीरियल गेट वाली फैमिली आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, जहाँ पर आप लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है। आप लोगों को क्या लगता है कि जिन्हो मेंशन वाले इतने ज्यादा वीक हैं कि कोई भी थर्ड क्लास का लड़का उठकर हमारे जिन्हो मेंशन के यंग मास्टर की बेइज्जती कर सकता है? इसलिए चूचू जल्दी से आके बढ़ती है और एल्डर से कहती है प्लीज एल्डर गुस्सा मत करें, ये लड़का अभी एक बच्चा है, नहीं पता कि इसने क्या कह दिया, इसके मुंह में जो भी आता है ये बोल देता है। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं इसे जल्दी से सीट से उठा देती हूँ, आप इस सीट पर आकर बैठ सकते हैं। इसलिए चूचू सोंगजू यानी कि ज़ूफैन से कहती है ज़ूफैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब से माफी मांगना चाहिए? चलो जल्दी से उठो उस सीट से और जाकर इन सब से माफी मांगो। लेकिन ज़ूफैन आगे से हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। ज़ीटियान जो कि बाहर गुस्से में खड़ा होता है वापिस आकर ज़ूफैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़ीटियान ज़ूफैन को घूर कर देखता है जबकि ज़ूफैन हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। इसलिए चूचू से कहती है मास्टर ज़ीटियान प्लीज शांत हो जाए, प्लीज आप इसको मत मारें, ये एक बच्चा है, इसने आपकी इंसल्ट कर दी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एंड में जल्दी से ज़ीटियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है और ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने आपकी इंसल्ट की है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हेजू टावर वाले इसको बहुत ज्यादा सजा देंगे, प्लीज आप इसको मत मारें। साथ ही नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज़ीटियान ज़ूफैन के साथ बैठ जाता है और ग्लास उठाकर पीना शुरू कर देता है और हंसते हुए उन सब से कहता है ये वाइन तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ज़ूफैन उसके गिलास में और भी ज्यादा वाइन डालता है और उसे कहता है हाँ हेजू टावर की वाइन बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि इस वाइन को लड़कियों ने अपने हाथों से निकाला है, जबकि तुमने मुझे अपना भाई मान ही लिया है, तो चलो फिर हम दोनों बैठकर इकट्ठे पीते हैं। कोही फॉरेस्ट और जोमिंग वैली के एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि मेडिसन किंग ने अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा होता है, वो वाइन के गिलास को अपने ऊपर ही उलट देते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ीटियान के अपने एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं ज़ीटियान ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ी देर पहले तो तुम इतने ज्यादा गुस्से में थे, अब तुम इस लड़के के साथ बैठकर पी रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ज़ीटियान अपने एल्डर से कहता है एट एल्डर आपको भी आकर मेरे साथ बैठ जाना चाहिए, हेजू टावर की सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। साथ ही वो ज़ूफैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है इस बाई के साथ बैठने में कुछ भी बुरा नहीं है, इससे हमारे जिन्हो मेंशन की जरा भी इंसल्ट नहीं होगी। साथ ही ज़ीटियान की रिंग को दिखाते हैं जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है। ज़ीटियान ने अपनी रिंग को देखकर ही पहचाना है कि ये ज़ूफैन है। हांगपू ज़ीटियान से कहता है ज़ीटियान थोड़ी देर पहले तो तुम इस लड़के के साथ बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन अब अचानक तुम यहाँ पर क्यों आकर बैठ गए हो, आखिर ऐसा क्या हो गया? ज़ीटियान कहता है ऐसे तो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं बैठना चाहता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस भाई के साथ बैठने में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरा ब्रदर है। और साथ ही वो दोनों अपने अपने गिलास को टकराते हैं और फिर पीना शुरू कर देते हैं, जबकि सिस्टर चूचू उन दोनों की तरफ देख रही होती है और बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ज़ीटियान के एल्डर भी उन्हीं के साथ उसी टेबल पर बैठ जाते हैं। ज़ूफैन ने अपने हाथ में गिलास पकड़ा होता है और वो सिस्टर चूचू को इशारा करता है, ये देखकर हांगपू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टर चूचू हांगपू से कहती है मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है 7 बड़ी फैमिलीज को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, ये मैं नहीं चाहती कि तुम जिन्हो मेंशन के लड़के को और ज्यादा तंग करो ताकि वो यहाँ से चला जाए। ये सारे लोग यहाँ पर विटनेस बनने वाले हैं, तुम यहाँ पर फैसला करोगे। हांगपू से कहता है ठीक है, अब मैं जिन्हो मेंशन के लड़के को क्यों तंग करूंगा, वैसे भी यहाँ पर मैं इसके लिए नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। चलो फिर ठीक है, हम अपनी कार्रवाई को शुरू करते हैं। मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जबकि सातों फैमिलीज वाले लोग यहाँ पर जमा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे यहाँ पर फैसला करने के लिए बुलवाया गया है कि मेडिसन किंग पैलेस और हेजू टावर दोनों के दरमियान में एक मसला चल रहा है। इससे चूचू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, अब हांगपू ने ये बात कर दी है, मतलब मेडिसन किंग को हमें एंटीडोट देना ही होगी। इससे चूचू ताली बजाती है और सभी से कहती है मेरी तरफ देखें, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे और मेडिसन किंग के दरमियान में एक मसला चल रहा है। और फिर वो मेडिसन किंग से कहती है अब जबकि 7th फैमिली वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे दरमियान में जो कुछ भी है उस सबको बुला दो और हमें वो एंटीडोट दे दो जो हमें चाहिए। मेडिसन किंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें किसने कह दिया, तुम लोगों को मेरी वजह से मसला है, यहाँ पर मसला मुझे है तुम लोगों की वजह से, यहाँ पर फैसला मेरा होना है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। सिस्टर चूचू भी ये बात सुनकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुमने मेरी फैमिली के लोगों को पॉइजन दिया और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यहाँ पर 7 फैमिलीज के सारे एल्डर मौजूद हैं और यहाँ पर इंपीरियल गेट के सेकंड यंग मास्टर हांगपू भी मौजूद हैं। इन सब के सामने तुम्हें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, जल्दी से वो एंटीडोट हमें दे दो। अगर आज इन सब के सामने तुम वो एंटीडोट हमें नहीं देते तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। साथ ही वो तीनों मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करती हैं। सारे के सारे हाल में एक खामोशी छा जाती है। वो सारे के सारे एल्डर ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद हंसते हुए कहता है
एल्डर जैनसोंग, अगर आपने यहाँ पर हेजू टावर के सारे डिसाइपल्स को जहर दिया है तो इसका मतलब आपको वो एंटीडोट इन्हें देना चाहिए। तो तुमने इनको जहर दिया है और तुम गलती पर हो, तो एंटीडोट इनको दे क्यों नहीं देते? मेडिसिन किंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, यंग मास्टर हांगपो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इन सबको जहर दिया है। रही बात इन सबको एंटीडोट देने की, एंटीडोट तो मैं किसी को भी नहीं देने वाला। और सारे ही लोग मेडिसिन किंग की ये बात सुनकर बहुत हैरान देखा था। हांगपो मेडिसिन किंग से कहता है, अगर तुमने इन सब लोगों को ऑफेंड किया है और इन्हें पॉइजन दिया है तो फिर तुम्हें इनको एंटीडोट दे देना चाहिए। जबकि मेडिसिन किंग उसे कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने इन सबको पॉइजन दिया है, लेकिन मैं एंटीडोट किसी को भी नहीं देने वाला। वो सारे लोग ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सिस्टर चू काफी ज्यादा गुस्से में होती हैं और जैनसोंग से कहती हैं, जैनसोंग तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है। एम्परर गेट के यंग प्रिंस के सामने तुम उनकी बात मानने से मना कर रहे हो। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मैं सीधा एम्परर के पास तुम्हारी शिकायत लेकर जाऊं और उन्हें इस बारे में बताऊं? फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे मुझे एंटीडोट नहीं देते। हांगपो सिस्टर चूचू से कहता है, एम्परर के पास और भी बहुत सारे काम हैं, उसके पास कितने ज्यादा मसले होते हैं, तुम वहाँ पर अपना मसला लेकर नहीं जा सकती क्योंकि वो तुम्हारे मसले पर ध्यान नहीं देगा। क्या तुम सब लोगों को याद नहीं कि लास्ट टाइम योमिंग वैली वाले और कियानलंग पवेलियन वाले जब आपस में फाइट करने के बाद एम्परर के पास गए थे तो एम्परर ने उन दोनों को ही सजा सुना दी थी और उनसे कहा था कि कोई भी लैंगफेंग सिटी में नहीं जा सकता। एम्परर के इस फैसले से किसी को कोई भी फायदा नहीं हुआ, जबकि एम्परर ने बाकी की 6 फैमिलीज को भी ये वार्निंग दे दी कि कोई भी लैंगफेंग सिटी में नहीं जाएगा। ज़ू फैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये तो वाकई में उसी प्लान पर काम कर रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। ये 7 फैमिलीज को यूनाइट करना चाहता है, यानी कि ये खुद एम्परर बनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि 7 बड़ी फैमिलीज का कोई भी मसला एम्परर तक पहुंचे। ये उन सारे मसलों को खुद ही हल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 7 फैमिलीज में कोई छोटा मोटा मसला होता है और वो सारे मसले लेकर एम्परर के पास चले जाते हैं तो इन इंपीरियल गेट वालों को बाकी की 6 बड़ी फैमिलीज से पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती हैं और उसे कहती हैं, लेकिन हम लोग इसका क्या करें अगर हम लोग एम्परर के पास नहीं जा सकते? वो उसे कहता है, तुम शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। फिर वो मेडिसिन किंग से कहता है, अंकल जैनसोंग, जब मैंने आपसे कहा है कि इन सबको एंटीडोट दे दे तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? या तो आप हमारी इंपीरियल फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से आप मेरे फैसले को नहीं मान रहे। मास्टर जैनसोंग से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी इंपीरियल फैमिली और आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके इस फैसले को नहीं मान सकता क्योंकि मैं एंटीडोट किसी को नहीं दूंगा। पहले तो इन लोगों ने मेरे पैलेस में आकर चोरी की और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इनको एंटीडोट भी दे दूं। मैं चोरों के साथ निगोशिएट नहीं करने वाला। हांगपो से कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि इन्होंने तुम्हारे पैलेस में चोरी की? अपनी सारी बात का एक्सप्लेन करो। मास्टर जैनसोंग हंसते हुए कहते हैं, आप सिस्टर चूचू से इस बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? सिस्टर चूचू से पूछें, क्या ये लोग चू किंग टियान को भूल चुके हैं? चू किंग टियान का नाम सुनते ही वहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली सिस्टर चूचू, वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती हैं। ज़ू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, सिस्टर चूचू का किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैंने इस तरह गुस्से में इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन किंग को मारना चाहती है। मेडिसिन किंग उनको चू किंग टियान के बारे में बताते हैं कि चू किंग टियान कौन था। वो कहते हैं, हेजू टावर वालों ने चू किंग टियान को मेरे सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए भेजा था और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। मैंने उसे अपने सेक्टर में रख लिया और उसे बहुत सारी नॉलेज सिखाई, मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन एंड पर क्या हुआ, उसने 7 कलर पॉइजन के एंटीडोट का फार्मूला मुझसे चोरी कर लिया। क्योंकि वो मेरी तरह इतना ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट नहीं था, वो मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट था, इसलिए उसे ये तरीका नहीं आता था। उसने इस फार्मूले के मदद से एंटीडोट बनाने की कोशिश की। जब वो उस एंटीडोट को नहीं बना पाया तो उसी दौरान उसने बहुत सारे लोगों को पॉइजन भी दिया, जबकि वो खुद भी एंटीडोट बनाने के चक्कर में मारा गया। अब क्या ये सब लोग उसकी मौत का जिम्मेदार भी मुझे ठहराएंगे? हालांकि हेजू टावर में जितने भी लोगों को पॉइजन दिया गया है वो सभी को उसी ने दिया था। मास्टर जैनसोंग का स्टूडेंट भी कहता है, वो मेरा सेक्टर ब्रदर था, हम दोनों साथ मिलकर स्टडी किया करते थे, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। आज अगर वो जिंदा होता तो मेरी जगह पर वो होता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाया और जिस मकसद के लिए वो वहाँ पर आया था उसने वो मकसद पूरा कर दिया, यानी कि वो एंटीडोट का फार्मूला चोरी करने के लिए आया था और उसने वो उस फार्मूले को चोरी कर लिया। लेकिन वो पिल बनाते हुए खुद भी मारा गया और बहुत सारे लोगों को पॉइजन भी दे दिया। उसे लगता था शायद उसने पिल बनाने का तरीका सीख लिया है, लेकिन मास्टर ने एंटीडोट बनाने का तरीका किसी को भी नहीं सिखाया। उसने खुद से एंटीडोट बनाने की कोशिश की और वो मर गया। सिस्टर चूचू उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और चिल्लाकर उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि चू किंग टियान उसका अपना भाई था। वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
सिस्टर चूचू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, जबकि मास्टर जैनसोंग हंसते हुए सेकंड एम्परर से कहते हैं, सेकंड एम्परर हांगपो, अगर आप लोग हमारी जगह पर होते तो क्या आप किसी स्पाई के लिए कोई एंटीडोट बनाकर देते? हांगपो से कहता है, तुम्हारी बात में थोड़ा सा दम तो है। मास्टर लिन और फिफ्थ एल्डर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, हमें तो लगा था कि हांगपो यहाँ पर हेजू टावर वालों की हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन ये तो इस तरह की बात कर रहा है जो कि सिर्फ मेडिसिन किंग के फेवर में है। मास्टर किंग का आगे बढ़ती है और हांगपो से कहती है, सेकंड यंग मास्टर, ऐसी बात नहीं है। पहले मेडिसिन किंग वालों ने हमारी ओनर के साथ कुछ करने की कोशिश की थी, इसी वजह से हमने वहाँ पर अपने लड़के को भेजा था। जैनसोंग उन सब से कहता है, हमारी नोबल फैमिलीज में, 7 फैमिलीज में हर वक्त आपस में झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी फैमिली के अंदर कोई स्पाई नहीं भेजा। ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। जोमिंग वैली के एल्डर भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, इसने बिल्कुल ठीक बात कही है। 7 बड़ी फैमिलीज में हमेशा से ही झगड़े चलते आए हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन कभी भी किसी बड़ी फैमिली ने दूसरी फैमिली में अपने स्पाइस को नहीं भेजा। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। हांगपो चिल्लाकर उन सब से कहता है, तुम सब लोग अपनी डिस्कशन को बंद करो और जो भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा है वो भी शांत हो जाए। अब जबकि 7 फैमिलीज के एल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ जो कि फैसला करने के लिए आया हूँ, तो फिर मुझे फैसला करने दो, तुम सब लोग शांत हो जाओ। हांगपो दोनों फैमिलीज से कहता है, अब जबकि यहाँ पर 7 फैमिलीज के सारे एल्डर मौजूद हैं, तो इन सब के सामने मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान में जो भी मसला है उस सब को भूल जाओ। मेडिसिन किंग जैनसोंग कहते हैं, जैसा आपका हुक्म, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हांगपो चिल्लाते हुए उन सब से कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं अपना फैसला सुनाने वाला हूँ, तुम सब लोग ध्यान से इस फैसले को सुन लो। मेडिसिन किंग यानी कि एल्डर जैनसोंग को अपनी 7 कलर वाले पॉइजन का एंटीडोट इन लोगों को देना होगा और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं उनके पास। सिस्टर चूचू भी ये फैसला सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही हांगपो कहता है, लेकिन एक और मसला है। अब जबकि मेडिसिन किंग ने इल्जाम लगाया है कि हेजू टावर का एक स्पाई उनकी फैमिली में गया था ताकि उनके पास से फार्मूला को चोरी कर सके, यानी कि हेजू टावर वाले यहाँ पर गिल्टी हैं। अगर हेजू टावर वालों को पॉइजन का फार्मूला चाहिए तो मेडिसिन किंग इनकी फैमिली में से कुछ भी ऐसा ट्रेजर ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। ये फैसला सुनकर जैनसोंग तो काफी ज्यादा हैरान होती है, जबकि बाकी के सारे एल्डर्स भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये इसने कैसा फैसला कर दिया है। अगर हेजू टावर वालों ने अपने ट्रेजर्स किसी को देना होते तो वो पहले से ही मेडिसिन किंग के साथ कोई सौदा कर चुके होते, वो उसके साथ डील करके इस एंटीडोट को ले चुके होते। जबकि जू फैन भी सोच रहा होता है, हांगपो ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है, लेकिन इसका फैसला जैनसोंग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। जू फैन कहता है, ये एक जाल है हेजू टावर वालों को कमजोर करने का। मुझे लगता है कि हांगपो और मेडिसिन किंग दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। मेडिसिन किंग सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं, सेकंड मास्टर हांगपो, आपने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुताफिक हूँ, मैं आपके फैसले को मानने को तैयार हूँ। अब जबकि आपके फैसले के मुताबिक मैं हेजू टावर से कोई भी अपनी पसंद का ट्रेजर ले सकता हूँ, तो मुझे इनसे बुद्धि रूट्स चाहिए। सिस्टर चूचू की ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग बुद्धि रूट्स किसी को भी नहीं दे सकते, ये हमारा खजाना है, हेजू टावर का खजाना किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ये बात सुनते ही सेकंड प्रिंस हांगपो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिस्टर चूचू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले को न मानने की? तुमने मुझे यहाँ पर फैसला करने के लिए बुलवाया था और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है, और फैसला करने के बाद अब तुम मेरी बात को मानने से इनकार कर रही हो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम मेरी बात को नहीं मान रही, या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर जजमेंट कर रहा हूँ? मास्टर लिन भी ये बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, तो इसका मतलब हांगपो यहाँ पर किंग चू के कहने पर आया है, यानी सिस्टर चूचू के कहने पर आया है, लेकिन उसने फैसला मेडिसिन किंग के हक में सुनाया है। फिफ्थ एल्डर कहता है, हांगपो बहुत ज्यादा समझदार है, उसने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि मेडिसिन किंग के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब क्योंकि सेकंड प्रिंस इंपीरियल गेट फैमिली से है, इसलिए यहाँ पर मौजूद कोई भी 7th फैमिली वाला आगे बढ़कर इनकी हेल्प नहीं करेगा और हेजू टावर इस तरह बर्बाद हो जाएगा। जू फैन और जीटियान भी वहाँ पर खामोश बैठे होते हैं। जू फैन कहता है, सिस्टर चूचू को लगा था ये इसके बचपन का दोस्त है, ये अपनी फैमिली की पावर को यूज करते हुए हेजू टावर वालों की हेल्प करेगा, लेकिन सिस्टर चूचू को क्या पता था कि उसे धोखा मिलने वाला है। सिस्टर चूचू भी उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है, ये एक फेक प्रिंस है, इसने मुझे धोखा दिया है। हांगपो सिस्टर चूचू से कहता है, चूचू तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला सुना दिया है, चुपचाप इसको मान लो। अगर तुम इस फैसले को नहीं मानती तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हेजू टावर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। मास्टर डूडैन आगे बढ़ती है और हांगपो से कहती है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि रूट्स है जिसकी वजह से हमारा हेजू टावर अभी तक टिका हुआ है, अगर हमारे पास बुद्धि रूट्स नहीं रहेगी तो फिर हमारा हेजू टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हांगपो उन सबसे कहता है, तुम सब लोगों को पॉइजन दिया गया है, अगर तुम सब लोग यहाँ पर पॉइजन से मर जाते हो तो फिर क्या होगा?
फिर भी तो तुम्हारा हेजू टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अब इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने फैसला सुना दिया हुआ है, वो भी इन सारे एल्डर्स के सामने। अगर तुम मेरे इस फैसले को नहीं मानते तो फिर इंपीरियल गेट फैमिली का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। मास्टर डूडैन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और यहीं पर जू फैन बीच में बोल पड़ता है और हंसते हुए कहता है, मास्टर हांगपो, अगर मैंने आपकी बात को ठीक से सुना है तो मुझे लगता है आपने कहा था कि आप फैसला सुनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं वो इस फैसले को जज करेंगे। अब जबकि तुमने अपना फैसला सुना दिया है, अब बाकी के एल्डर्स की बारी है तुम्हारे इस फैसले को जज करने की कि तुमने सही फैसला किया है या नहीं। जू फैन की बात करते ही वहाँ पर फिर से खामोशी छा जाती है और वो सारे के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का या तो एक बेवकूफ है या फिर पागल है। आखिर इसकी हिम्मत तो देखो, इंपीरियल गेट के यंग मास्टर के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। हांगपो से कहता है, ये मसला हेजू टावर और मेडिसन किंग, जो कि 7 बड़ी फैमिलीज में से 2 बड़ी फैमिलीज हैं, उन दोनों के दरमियान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों के दरमियान में बोलने की? तुम होते कौन हो? जू फैन जल्दी से डैन डैन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर मैं हेजू टावर के मामलात में बोल नहीं सकता, हालांकि मैं उनका सन इन लॉ हूँ, यानी मैं उनका दामाद हूँ, अगर हेजू टावर का दामाद इस मसले में बात नहीं कर सकता तो फिर तुम्हें ये हक किसने दे दिया यहाँ पर आकर बात करने का? अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ये बात सुनते ही हांगपो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्र के एंड पे हमने देखा था जू फैन हांगपो से कहता है, मैं हेजू टावर का दामाद हूँ, अगर मैं इस मामले में नहीं बोल सकता तो तुम कौन होते हो इस मामले में बोलने वाले? यहाँ से दफा हो जाओ। हांगपो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है, सिस्टर चूचू अपनी पट्टियों को यूज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है। हांगपो सिस्टर चूचू को घूर घूर कर देखता और कहता है, तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैं इसको मारने वाला हूँ, क्या तुम इसको बचा रही हो? सिस्टर चूचू से कहती है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले हो जो कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिलीज के दरमियान में है? हम लोग यहाँ पर फैसला करने के लिए जमा हुए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। और सोंगजू ने जो भी बात की है, मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है। तुमने जजमेंट दे दी है, अब ये बाकी के एल्डर्स को फैसला करना है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है जहाँ फिर गलत कहा है। और वैसे भी तुमने अपना फैसला दे दिया हुआ है, तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते। हांगपो शांत हो जाता है और उसकी पट्टियां जो कि उसके बाजू पर बंधी होती हैं, वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है तो सिस्टर चूचू की पट्टियां भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वैसे तो हांगपो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो सिस्टर चूचू की बात मान लेता है और कहता है, चलो भी ठीक है, सारे एल्डर्स को फैसला करने दो कि मैंने जो फैसला सुनाया है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि हांगपो को पहले से ही पता है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे उससे डरते हैं और कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं करेगा। हांगपो वापस जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और फिर वहाँ पर मौजूद जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी से कहता है, चलो फिर जल्दी से अपना अपना फैसला सुनाओ, तुम सब लोग क्या कहते हो, मेरी जजमेंट ठीक थी या नहीं? ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंपीरियल गेट फैमिली के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। जोमिंग वैली के 5th एल्डर कहते हैं, अब जबकि ये फैसला हमें करना है, अगर हम लोग इसे नो कहते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने इंपीरियल गेट फैमिली को ऑफेंड किया है और ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। और साथ ही 5th एल्डर हंसते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक था, मुझे इस फैसले से कोई भी मसला नहीं है। मेडिसन किंग कहते हैं, जोमिंग वैली के 5th एल्डर तो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि किस वक्त क्या करना है। सेकंड यंग मास्टर ने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। नेक्स्ट कोहाई फॉरेस्ट वालों की बारी होती है, वो मास्टर बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, फिर वो हंसते हुए कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर, आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। मास्टर डूडैन चिल्लाकर ली जीटियान से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारा साथ दो। लेकिन आगे से मास्टरों से कोई भी जवाब नहीं देते। अगली बारी क्यानलंग पवेलियन की होती है। हांगपो 9th एल्डर से कहता है, क्यानलंग पवेलियन के 9th एल्डर मास्टर ज्यू, अपना फैसला सुनाएं, आप क्या कहते हैं? बाकी सारे एल्डर्स की तरह एल्डर ज्यू भी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं, जबकि हांगपो सामने खड़ा हंस रहा होता है। मास्टर ज्यू इतने ज्यादा घबराए होते हैं कि वो हांगपो से कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी इस फैसले में आपके साथ हूँ। सिस्टर चूचू बेचारी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये उसके अंकल ज्यू हैं जो उसका साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर फिर से जू फैन की एंट्री होती है। जू फैन कहता है, ब्रदर ज्यू, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने फैसले पर फिर से एक बार गौर करना चाहिए। मास्टर ज्यू जू फैन की बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मेडिसन किंग ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो हम सब के सामने फिर से इस 9th एल्डर को धमकी दे रहा है। पहली बार हमने सोचा था शायद ये सीनियरिटी की वजह से एल्डर ने इसे कुछ नहीं कहा कि ये लड़का एक जूनियर है और 3rd क्लास फैमिली से है, इसलिए एल्डर ने इसको नहीं मारा, लेकिन ये सबके सामने से फिर से धमकाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? ये मास्टर ज्यू के साथ इस तरह बात कैसे कर सकता है? जब भी ये उसके साथ बात करता है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। मेडिसन किंग कहता है, अगर लॉन्ग ज्यू ने इस लड़के को सजा नहीं दी तो मुझे नहीं लगता कि क्यानलंग पवेलियन वाले अपनी रेपुटेशन को हमारे सामने बहाल रख पाएंगे। मुझे लगता है कि लॉन्ग ज्यू को इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए।
फिफ्थ एल्डर हंसते हुए मास्टर ज्यू से कहते हैं, मास्टर ज्यू, एक जूनियर डिसाइपल के हाथों 2 बार इंसल्ट करवाने के बाद भी आप उसे सजा नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आपके अपने गुस्से पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। तो ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी करता तो अब तक मैंने इस लड़के को मार दिया होता। मास्टर ज्यू जू फैन की तरफ देखते हैं। जू फैन मास्टर ज्यू की तरफ देखता है। मास्टर ज्यू कहते हैं, जू फैन कभी भी गलत नहीं होता। और साथ ही मास्टर ज्यू चिल्लाते हुए कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर हांगपो, मुझे लगता है कि आपने जो भी फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। चले मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि हेजू टावर ने वहाँ पर अपना एक स्पाई भेजा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे इनका ट्रेजर छीन ले, क्योंकि अगर इनका ट्रेजर इनसे छीन लिया गया तो हेजू टावर खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मेडिसिन किंग का साथ देकर इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर ज्यू साथ ही सोच रहे होते हैं, अब जबकि मैंने ये बात कर दी है तो इसका मतलब हम लोग इंपीरियल गेट के खिलाफ हैं। लेकिन यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, लेकिन मुझे अपने ब्रदर जू फैन पर पूरा भरोसा है। उसका फैसला कभी भी गलत नहीं होता। अगर उसने कहा है इनको ऑफेंड करने का तो ठीक है, मैं ऑफेंड करूंगा। बाकी के तीनों एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा किसने सोचा था कि qianlang पवेलियन के मास्टर ज्यू सेकंड यंग मास्टर के खिलाफ जाएंगे, वो भी सिर्फ हेजू टावर के लिए। जबकि हांगपो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, मैं इंपीरियल गेट फैमिली से हूँ, यानी कि बाकी की 6 फैमिली से हमारी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस 3rd क्लास के लड़के ने मास्टर ज्यू को धमकी क्या दे दी। मास्टर ज्यू हमारे खिलाफ जाने को तैयार हो गए हैं। आखिर ये लड़का है कौन और ये कहाँ से आया है। और साथ ही हांगपो इस वजह से भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि qianlang पवेलियन के मास्टर ज्यू उससे डरने की बजाय जू फैन से डर रहे हैं। सबसे लास्ट पर जिन्हो मेंशन की बारी होती है। हांगपो जीटियान से कहता है, तो जिन्हो मेंशन वाले क्या फैसला करते हैं, उनको क्या लगता है कि जो मैंने जजमेंट दी है वो ठीक है या गलत है। 8th एल्डर जैसे उनको कुछ जवाब देने लगते हैं, वैसे तो वो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। जीटियान उनके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, 8th एल्डर यहाँ पर मुझे बोलने दे, क्योंकि जिन्हो मेंशन की तरफ से यहाँ पर मैं यंग मास्टर हूँ। एल्डर उसे कहते हैं, चलो ठीक है, तुम यहाँ पर बात कर सकते हो, लेकिन ये हमारे जिन्हो मेंशन के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझ कर बोलना होगा। जीटियान उनसे कहता है, आप फिक्र मत करें, मुझे पता है मुझे क्या कहना है। जीटियान आगे बढ़ता है और जू फैन से कहता है, ब्रदर मैं काफी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर पी रहा हूँ, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई में हेजू टावर के दामाद हो। जू फैन उसे कहता है, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैं हेजू टावर का दामाद हूँ। जीटियान डैंडन की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है, अगर तुम वाकई में इनके दामाद हो तो जल्दी से इस लड़की को हम सब के सामने किस करो और अपने आप को साबित करो कि तुम इनके दामाद हो। डैंडन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। जू फैन जीटियान से कहता है, तुम्हारा ये बात करने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जीटियान उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम ये चाहते हो कि मैं हेजू टावर वालों के हक में वोट दूं, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा, जैसा मैंने तुमसे कहा है, इस लड़की को किस करो और मैं तुम्हारे हक में वोट दे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं हांगपो के साथ रहूंगा। जीटियान के एल्डर चिल्लाते हुए से कहते हैं, ये तुम किस तरह की बेवकूफों वाली हरकत कर रही हो। यहाँ पर हमारे जिन्हो मेंशन का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है और तुम यहाँ पर किस तरह की हरकतें कर रहे हो। जीटियान अपने एल्डर से कहता है, 8th एल्डर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एल्डर भी उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने पहले कभी जीटियान को इतना ज्यादा सीरियस नहीं देखा, लेकिन मैं इस पर भरोसा करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली के हक में बेहतर ही फैसला करेगा। जीटियान उसे कहता है, चलो जल्दी करो, तुम अभी यहाँ पर बैठकर क्या देख रहे हो। जू फैन वैसे तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन साथ ही वो आगे बढ़ता है और डैन की गाल पे किस करता है। जू फैन उसे किस करने के बाद जीटियान से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई गेम्स खेलनी है तो जाओ जाकर अपने लिए कोई लड़की ढूंढो और उसे जाकर किस करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैंने तुम्हारी डील पूरी कर दी, अब जल्दी करो और अपना फैसला बताओ। जीटियान भी कहता है, मैं इस जजमेंट को नहीं मानता, मैं हेजू टावर वालों की साइड पर हूँ। सिस्टर चूचू सब की बात सुनने के बाद कहती है, अब जबकि 7 में से 2 एल्डर्स ने इस बात को मना कर दिया है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है, हम तुम्हारे इस फैसले को इनवैलिड करार देते हैं और इस फैसले को नहीं माना जाएगा। हेजू टावर और मेडिसिन किंग उन दोनों का वोट तो इसमें काउंट नहीं होना, तो टोटल पीछे 4 फैमिलीज बचती हैं जिन्होंने वोट देना था। 2 वोट इनके खिलाफ थे और 2 वोट इनके हक में थे, तो इस तरह ये फैसला टाई हो जाता है। वो चिल्लाते हुए उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम मेरी इंपीरियल गेट फैमिली को भूल रही हो, अभी मैंने वोट देना है। जू फैन उसे कहता है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि जज खुद भी फैसला देगा, क्या तुम्हें हम इतने ज्यादा बेवकूफ नजर आते हैं, तुम तो वाकई में अपने फैसले के हक में वोट दोगे, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें वोट देने देगा। हांगपो उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, ये लड़का फिर से बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, अगर ये लड़का यहाँ पर नहीं होता तो अब तक मेरा प्लान पूरा हो चुका होता और इनके हाथ से मैंने बुद्धि रूट्स को ले लिया होता। हांगपो कहता है, तुम्हारे जैसे लड़के को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, एक बार ये सब कुछ खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। जू फैन हांगपो से कहता है, अगर तुम हमारे इस फैसले से राजी नहीं हो तो मेरे पास एक और सुजेशन है, हम एक और काम कर सकते हैं। हम लोग एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। एल्डर जैन को कहते हैं कि वो अपना एंटीडोट हेजू टावर वालों को दे दे, जबकि मास्टर जैन को मौका दिया जाएगा, वो हेजू टावर से कोई भी अपनी मर्जी का ट्रेजर चूज कर सकते हैं। मास्टर जैन सोंग उसे कहते हैं, मुझे बुद्धि रूट्स के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी ट्रेजर मुझे नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ बुद्धि रूट्स चाहिए। जू फैन हंसते हुए उसे कहता है, अगर तुम्हें बुद्धि रूट्स चाहिए तो हम लोग तुम्हें दे सकते हैं, बुद्धि रूट्स तुम्हें देना इतना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं
हैं। जूफैन कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बुद्धि रूट्स को फ्री में ले सकते हो, तुम्हें पहले अपनी एबिलिटीज को शो करवाना होगा, उसके बाद तुम्हें बुद्धि रूट्स मिलेंगी। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। जूफैन कहता है मेरी बात बहुत ज्यादा सिंपल है, 100 पिल फेस्टिवल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। जूफैन कहता है तुम इस फेस्टिवल में हिस्सा लो और वहाँ पर एक पिल बनाकर दिखाओ एल्केमी को यूज करते हुए। अगर तुम इस फेस्टिवल को जीत जाते हो तो तुम्हें इनाम के तौर पर बुद्धि रूट्स मिलेंगी, हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। हमारी तरफ से अगर कोई जीत जाता है तो वो बुद्धि रूट्स हमारे पास ही रहेंगी। मास्टर जैनसोंग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फिर देखते हैं एल्केमी में मुझे कौन हरा सकता है। क्या तुम जानते नहीं मुझे मेडिसिन किंग कहते हैं, मैं एल्केमी का बादशाह हूँ। हांगपो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये लड़का वैसे तो बहुत ज्यादा समझदार लगता है, लेकिन इस वक्त इसने एक बेवकूफी वाला फैसला कर दिया है। मेडिसिन किंग से कोई भी नहीं जीत सकता, मेडिसिन किंग को बहुत ही अच्छे से एल्केमी आती है। मेडिसिन किंग इस 100 पिल फेस्टिवल को जीत जाएगा और इनाम के तौर पर इसे बुद्धि रूट्स मिलेंगी। हांगपो उन सबसे कहता है मुझे इस लड़के की बात बहुत ज्यादा पसंद आई, चलो फिर ऐसे ही करते हैं, बुद्धि रूट्स को 100 पिल फेस्टिवल के इनाम के तौर पर रख देते हैं। सिस्टर चू से कहती है लेकिन हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, क्या हम अपनी बुद्धि रूट्स को इनाम के तौर पर रखना चाहते हैं या नहीं। हांगपो का खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हांगपो जैसे ही अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगता है, सिस्टर चूचू से कहती है रुको मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हांगपो से कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी एक मौका दिया था मेरी साइड पर आने का, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। और साथ ही उसे कहता है ये फैसला मेरी फैमिली का है, मेरा नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और ना ही तुम कुछ कर सकती हो। अगर तुम थोड़ी सी ओबीडियंट होती और हमारी बात पहले ही मान लेती तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। फिर हांगपो वहाँ से चला जाता है, जबकि मेडिसिन किंग वहीं पर खड़ा होता है और सिस्टर चूचू से कहता है ओनर चूचू तुमने सारी बात को बहुत ही गलत समझ लिया है। हमारी मेडिसिन किंग फैमिली या फिर मुझे तुम्हारी बुद्धि रूट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो चीज मुझे चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर अगर कोई खेल रहा है तो ये सारे का सारा प्लान इंपीरियल गेट वालों का है। बुद्धि रूट्स उनको चाहिए, मुझे नहीं। ये बात सुन के सिस्टर चूचू और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 70 लास्ट एपिसोड के एंड पे मेडिसिन किंग सिस्टर चूचू को इंपीरियल गेट फैमिली वालों की हकीकत के बारे में बताता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ हांगपो करवा रहा है। तुम्हें क्या लगा था कि मेडिसिन किंग पैलेस वाले अकेले ये सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंपीरियल गेट वाले सबके पीछे हैं। असल में बुद्धि रूट्स उनको चाहिए, हमें नहीं। सिस्टर चूचू की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मेडिसिन किंग हंसते हुए से कहता है क्या तुम्हारी उस बूढ़ी ग्रैंड माँ ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? इंपीरियल गेट वालों ने तुम्हारी ग्रैंड माँ से बुद्धि रूट्स को मांगा था, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड माँ को उनकी बात सुनकर गुस्सा हो गया और उसने अपने ट्रेजर को उनसे देने से मना कर दिया। इसी वजह से इंपीरियल गेट वाले तुम्हारे खिलाफ हैं। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं अब जबकि तुम्हें काफी कुछ पता चल चुका है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक और सीक्रेट के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें नहीं पता। मेडिसिन किंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा को मैं हरा सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसको हार्म पहुंचा सकता हूँ अपनी स्ट्रेंथ के साथ? मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडपा को नुकसान पहुंचा सकूं। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने उसको नुकसान पहुंचाया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस सब के पीछे भी इंपीरियल गेट वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक रही हो और तुम्हें चौंकना भी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के ऊपर सबसे पहले किसने अटैक किया था? इंपीरियल गेट के मास्टर ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके बाद मैंने अपने 7 कलर वाले पॉइजन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से वो मर गई। मास्टर जैनसोंग उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि इंपीरियल गेट वाले तुम्हारी हेल्प करेंगे? तुम्हें लगा था कि हांगपो तुम्हारे बचपन का दोस्त है तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन तुम तो भेड़िए को अपने घर में ले आई। और साथ ही मास्टर जैनसोंग हंसते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि सिस्टर चूचू उनकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। सिस्टर चूचू अपने आप को ब्लेम करती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया? तो इसका मतलब हेजू टावर की बर्बादी में सबसे बड़ा हक मेरा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन हॉल के बाहर का दिखाते हैं। जूफैन डैन डैन के साथ बाहर जाता है, जबकि जीटियान और मास्टर जियो दोनों ही बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जूफैन आगे आगे चल रहा होता है जबकि डैन डैन उसके पीछे पीछे होती है। जूफैन उसे कहता है तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ अगर अपना काम करो। डैन डैन उसे कहती है ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पहले तुमने सारे एल्डर्स के सामने मुझे किस किया, अब मैं तुम्हारी हूँ, अब तुम मुझे यहाँ से जाने का कैसे कह सकते हो? तुम तो बहुत बड़े मतलबी इंसान हो। जूफैन उसे कहता है इसमें बड़ी बात कौन सी है? मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार किसी तो किया है, इसमें कौन सा पहाड़ गिर गया? चलो अब जल्दी से इस बात को भूल जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हारे हेजू टावर को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। अगर मैं तुम्हें वहाँ पर किस नहीं करता तो जिन्हो मेंशन वाले तुम्हारा साथ नहीं देते। और साथ ही जूफैन उसे धमकी देते हुए कहता है दोबारा फ्यूचर में कभी भी इस किस के बारे में बात मत करना, अब जल्दी से यहाँ से निकलो और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। साथ ही जूफैन आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन
लेकिन वो उसे फिर से पीछे से आवाज देकर रोक लेती है और कहती है, सोंगजू, मुझे लगता है कि ये सारे लोग तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि तुमने हाल के अंदर इन सब की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ वापस हाल के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर तुम्हें पकड़ लेंगे तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें इस सारी बात से क्या फर्क पड़ता है, ये हम मर्दों का काम है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे उनके साथ जाकर निमटने दो। फिर जू फैन आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है, और मेरी बात याद रखना, दोबारा कभी मेरे करीब मत आना। डैन डैन उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। फिर जू फैन सीधा उन सब के पास चला जाता है और अपने पास से अपनी रिंग निकाल कर पहन लेता है और उन सब से कहता है, तो कैसे हो सब लोग, काफी अर्सा हो गया तुम सब लोगों को नहीं देखा। जीटियान कहता है, तो वाकई में तुम तो वही स्टूपिड जू फैन हो। जीटियान जू फैन से कहता है, अगर तुमने मुझे हाल के अंदर बैठकर मुझे डरपोक नहीं कहा होता तो मुझे कभी भी यकीन नहीं आता कि ये तुम हो। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, किंगमिंग सिटी में माउंटेन के ऊपर मैंने तुम्हें डरपोक कहा था। जीटियान आगे बढ़ता है और जू फैन को कोहनी मारते हुए कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ, हमारी सिस्टर इन लॉ कहाँ पर है, भाभी कहाँ पर है, तुम उसे कहाँ पर छोड़कर आ गए हो। जू फैन से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारी भाभी नहीं है। मास्टर जू भी आगे बढ़ते हैं और जू फैन से कहते हैं, ब्रदर जू फैन, मैं ये बात तुमसे जानना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कहा था कि मुझे हेजू पैलेस का साथ देना चाहिए और मैंने हेजू पैलेस का साथ दिया है। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि इंपीरियल गेट फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी फैमिली ने उनको ऑफेंड कर दिया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मुझे सारी बात को एक्सप्लेन करो। लांग नोई भी मास्टर जू की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये वाकई में जू फैन है? जीटियान के एल्डर और लांग जी भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जीटियान कहता है, जैसा कि एल्डर जू ने तुमसे पूछा, मैं भी वही सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने हम दोनों फैमिलीज को इंपीरियल गेट को ऑफेंड करने का क्यों कहा, जबकि तुम्हें पता है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई इसकी रीजन जरूर होगी, लेकिन साथ ही जीटियान उसे कहता है, अब ये मत कह देना कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है और तुम यहाँ पर अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए मुझे भली का बकरा बनाने वाले हो। जू फैन उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की फैमिलीज में तुम दोनों ऐसे लोग हो जिसके ऊपर मैं जू फैन सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। अगर ये मसला इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं तुम दोनों की फैमिलीज को इस सब में शामिल नहीं करता। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन अब जबकि खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है तो हमें लगता है कि हम सबको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मास्टर जी और जीटियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जू फैन कहता है, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता इंपीरियल गेट वाले यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इंपीरियल गेट वाले सातों फैमिलीज को एक साथ मिलाना चाहते हैं, यानी कि वो सातों फैमिलीज के ऊपर राज करना चाहते हैं। जीटियान के साथ साथ बाकी के सारे एल्डर्स भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि इंपीरियल गेट वाले सातों फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बनाना चाहते हैं? जू फैन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने बस गेस किया है। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि हाल के अंदर क्या हुआ? हाल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको मैं आपको 2 स्टेप्स में करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हांगपू यहाँ पर कुछ अचीव करने के लिए आया है, वो यहाँ पर 7 फैमिलीज का ट्रस्ट हासिल करने के लिए आया है। उसके अलावा उसने हेजू टावर को बहुत ज्यादा वीक कर दिया, वो एक एक करके सारी फैमिलीज को अपने रास्ते से हटा देगा। वो फैमिलीज उसका साथ देंगी, वो उनको अपने साथ मिला लेगा, जबकि बाकी की फैमिलीज को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन लोगों ने हेजू फैमिली और जिन्हो मेंशन के दरमियान में एक फाइट क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि ये बात साफ जाहिर है हांगपू और मेडिसन किंग दोनों आपस में मिले हुए हैं। हांगपू ने जब यहाँ पर बैठकर फैसला सुनाया था तब उसे पता चला कि यहाँ पर 3 तरह की फैमिलीज हैं। सबसे पहली फैमिलीज वो हैं जो कि उसकी बात मानेगी, जैसे कि जोमिंग वैली वाले, मेडिसन पैलेस वाले, जबकि दूसरे ग्रास वाल हैं जैसे कोहे फॉरेस्ट वाले। वो लोग उससे इतना ज्यादा डरते हैं कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि तीसरी टाइप की फैमिलीज हैं अनसेटिस्फाइड, यानी कि तुम दोनों की फैमिलीज। तुम दोनों की फैमिलीज ने उसके सामने रिबेलियन करने की बात की है। तो अगर मैं इस सारी बात को तुम्हारे सामने सिंपल तौर पर रखूं तो इसका मकसद यही है कि जितनी फैमिलीज ने उसका साथ दिया है वो उन सारी फैमिलीज को अपनी फैमिली में मिला लेगा, जबकि बाकी की फैमिलीज यानी कि तुम तीनों की फैमिलीज जिन्हों मेंशन, qianlong पवेलियन और हेजू टावर, तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जू फैन कहता है, जबकि हमें पता चल चुका है कि उनका मकसद क्या है और वो हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग फाइट करें और फाइट करके हारे। जीटियान और मास्टर जू दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब हमें भी थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि हांगपू ने यहाँ पर क्या किया है। पहले तो हमें लगा था कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और यहाँ पर सिर्फ अपनी बदमाशी दिखा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार है, इसीलिए उसकी फैमिली ने उसे यहाँ पर भेजा है। वो यहाँ पर चूज कर रहा है कि किस फैमिली को अपने साथ मिलाना है और किस फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। वो सारे जू फैन की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर जू फैन की बात सच है तो इसका मतलब इंपीरियल गेट वाले बहुत ही जल्दी हम पर अटैक करने के लिए आएंगे और एक एक करके हमारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। लांग नोई से कहती है, चाहे जो भी हो तुमने ये सारी बातें गैस की हैं, अगर तुम्हारा गैस गलत हुआ तो उसके बाद क्या होगा? हम लोग इंपीरियल गेट को अपना दुश्मन बना लेंगे, सिर्फ तुम्हारे गैस की वजह से। जू फैन उसे कहता है, हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ये मेरा सिर्फ एक गैस है, लेकिन तैयारी करने में क्या हर्ज है? लोग उन सब से फाइट करने की तैयारी तो कर सकते हैं, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर वो लोग हमारे खिलाफ नहीं जाते तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ जाते
जाते हैं तो फिर हम लोग उनसे फाइट करने के लिए रेडी तो हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो जैसे ही वो लोग मुझे इस तरह का कोई साइन दिखाएंगे जैसे वो मेरी फैमिली पर अटैक करने वाले हैं, मैं उनकी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ज़ीडियन ज़ू फैन से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि वो सब लोग 7 फैमिलीज को मिलाकर एक फैमिली बनाने वाले हैं। रास्ते में जो भी फैमिली आएगी वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, वो लोग तो सारा काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, यानी वो सब लोग पहले हेजू टावर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। लेकिन हम दोनों फैमिलीज ने तुम्हारे कहने पर हेजू टावर का साथ देकर इस वार को और भी ज्यादा आग दे दी है। मुझे लगता है कि हम पर भी बहुत जल्दी अटैक हो सकता है। ज़ू फैन उसे कहता है, हेजू टावर 7 फैमिलीज में से सबसे ज्यादा वीकेस्ट फैमिली है, इसीलिए तो इंपीरियल गेट वालों ने सबसे पहले उसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया है। ज़ू फैन उन सबसे कहता है, मुझे एक बात बताओ, अगर एक बार हेजू फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाद तुम में से कौन सी फैमिली नेक्स्ट होगी? वो सारे ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ज़ू फैन उन सबसे कहता है, मैंने हेजू टावर को इसीलिए बचाया है क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर हेजू टावर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि उनका अगला निशाना कौन सी फैमिली होने वाली है। ज़ीडियन आगे बढ़ता है और ज़ू फैन से कहता है, तो मुझे एक बात तो बताओ, इस सब से तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक मतलबी और खुदगर्ज इंसान हो। तुम अपने मतलब के बिना कोई भी काम नहीं करते, किसी की भी हेल्प नहीं करते। ज़ू फैन हल्का सा मुस्कुराता है और लांगनुई से कहता है, मिस लांगनुई, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम लोगों से कहा था कि 10 साल में मैं अपनी लू फैमिली को इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगा? लांगनुई से कहती है, हाँ मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से याद है, तुमने हमारे सामने एक बड़ी लंबी छोड़ी थी। ज़ू फैन उन सबसे कहता है, तो मैंने यहाँ पर वही किया है, मैं अपनी लू फैमिली की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ जबकि इंपीरियल गेट की स्ट्रेंथ को कम कर रहा हूँ, क्योंकि जब वक्त आएगा 10 साल के बाद मेरी लू फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि इंपीरियल गेट वाले भी मेरी फैमिली के सामने टिक नहीं पाएंगे। मास्टर ज्यू जिन्हो मेंशन वालों से कहते हैं, मुझे लगता है कि ज़ू फैन की बात बिल्कुल ठीक है, हमें हेजू टावर वालों को बचाना होगा, हम दोनों फैमिलीज को मिलकर काम करना होगा। ज़ीडियन ज़ू फैन से कहता है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुमने वहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि तुम 100 मील फेस्टिवल में कम्पीट करना चाहती हो? तुमने मेडिसिन किंग को एक मौका दे दिया है, तुम्हें पता है कि वो सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट है, उससे कोई भी नहीं जीत सकता। ज़ू फैन कहता है, तुम मेरी बात का मकसद नहीं समझे, वो लोग हेजू टावर को यहीं पर डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन मैंने हेजू टावर को जिंदा रहने का एक मौका दिया है। और वैसे भी तुम्हें 100 मील फेस्टिवल के बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस इतना करो कि फ्यूचर में मेरी हेल्प करते रहना, हेजू टावर को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। वो लोग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक प्लान है, क्या तुम वाकई में 100 मील फेस्टिवल के दौरान मेडिसिन किंग को एल्केमी में हरा सकते हो? ज़ू फैन उनके सामने हंसते हुए कहता है, ये तो सिर्फ एल्केमी है और मेरे सामने मेडिसिन किंग है, मेरे सामने उसकी एल्केमी। फैन से पूछता है, तुमने इस सब के लिए हाँ क्यों कहा? तुमने कंपटीशन रखने का क्यों कहा? तुम्हें पता है कि मेडिसिन किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एल्केमी को कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वो इस पूरे टिन्यू एम्पायर में नंबर 1 एल्केमिस्ट है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। ज़ू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे एल्केमी नहीं आती? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। वो सारे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें वाकई में एल्केमी आती है? तुम्हें लगता है कि तुम एल्केमिस्ट को हरा सकते हो? मेडिसिन किंग को हराना इतना भी ज्यादा आसान काम नहीं है। मेडिसिन किंग 7th ग्रेड का एक एल्केमिस्ट है और पूरे टिन्यू एम्पायर में 7th ग्रेड का कोई भी दूसरा एल्केमिस्ट मौजूद नहीं है और इसे टिन्यू एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट भी कहा जाता है। मास्टर जो भी ज़ू फैन की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ू फैन ने कुछ एल्केमी की टेक्निक को भी हासिल कर लिया है और ये मेडिसिन किंग से भी ज्यादा बड़ा एल्केमिस्ट बन चुका है। जबकि ज़ीडियन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, अब इसे एल्केमी भी आती है, पहले इसके पास फॉर्मेशंस भी थी। हर बार ये अपना कोई नया स्किल दिखाकर मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर देता है, मैं तो इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। हालांकि मुझे पता है कि ज़ू फैन की एल्केमी की टेक्निक्स इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, ये कुछ अलग ही तरह की एल्केमी की टेक्निक्स को यूज करता है, लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ू फैन 7th ग्रेड की पिल्स बना सकता है, ये मेडिसिन किंग को टक्कर दे सकता है। ज़ू फैन आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि तुम दोनों मेरे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा हाईली सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी ज्यादा एल्केमी नहीं आती, हो सकता है कि मैं इस कंपटीशन में हार जाऊं। ज़ू फैन कहता है, हमें एल्केमी को परफॉर्म करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, कल्टीवेशन, टेक्निक्स और फायर। जितनी ज्यादा आपकी कल्टीवेशन होगी, आप अपनी एल्केमी टेक्निक्स को उतने ही अच्छे से संभाल सकते हैं। और रही बात टेक्निक की, तो टेक्निक हर एल्केमिस्ट की सीक्रेट होती है, यही तो वो सीक्रेट है जिससे वो अपनी एल्केमी को परफॉर्म करता है, जो वो किसी को नहीं बताता। और तीसरे नंबर पर फायर आती है, जितनी अच्छी आपके पास फायर होगी, आप उतने ही अच्छे से एल्केमी को परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास अच्छी फायर नहीं है, लेकिन मेरे पास ब्लू फायर है, पता नहीं ये कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी फ्लेम्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ू फैन अपने आप में सोच रहा होता है, अब जब
जबकि मेरे हाथ में ब्लू फायर है, तो मुझे लगता है कि मैं इस ब्लू फायर को यूज करते हुए एक 7th ग्रेड की पिल बना सकता हूँ। मास्टर जियो से कहते हैं अगर तुम इस कॉन्टेस्ट को हार जाते हो तो फिर क्या होगा। ज़ुपेन कहता है अगर ऐसा होता है, हम लोग कंपटीशन को हार जाते हैं, तो मैं बुद्धि रूट्स को चोरी कर लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा और उसके बाद इंपीरियल गेट वाले मेरे पीछे लग जाएंगे, जिसकी वजह से हेयू टावर वालों को जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाएगा। मास्टर जियो से कहते हैं अगर तुम ऐसा करते हो तो ये सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। पहले ही जोमिंग वैली वाले तुम्हारे पीछे हैं, उसके बाद इंपीरियल गेट वाले और मेडिसिन किंग वाले, ये सारे तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ज़ुपेन मास्टर जियो की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं, आज या कल तो इन्होंने मेरा दुश्मन बनना ही है, तो क्यों ना मैं इन सभी के प्लान्स को फ्लॉप करते हुए इन्हें अपना दुश्मन बना लूं। और वैसे भी जब तक उन तीनों फैमिलीज की अटेंशन मेरे ऊपर रहेगी, तुम सब लोग मिलकर एक प्लान बना सकते हो। मास्टर जियो और ज़ीटियान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों ये बात सोच रहे होते हैं ज़ुपेन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, ये अपनी बलि देने को तैयार है, उनकी टेंशन अपनी तरफ ले जाएगा, यानी कि हम लोग पीछे से तैयारी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं करता, सभी लोग बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। ज़ीटियान के एल्डर भी ज़ुपेन से कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। ज़ीटियान आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि उसी वक्त पीछे से मास्टर डूडैन आ जाती है। डैन भागती हुई मास्टर डूडैन को बुलाकर लाई होती है। मास्टर डूडैन चिल्लाते हुए ज़ीटियान से कहती है मास्टर जी आपको इसके ऊपर रहम करना होगा, प्लीज इसको मत मारे, मुझे पता है कि हाल के अंदर इसने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। ज़ुपेन और ज़ीटियान दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर डूडैन आगे बढ़ती है और उन सभी से कहती है प्लीज एल्डर्स, ये एक यंग लड़का है जिसका मुंह बहुत ज्यादा चलता है, प्लीज मेरे लिए इसको माफ कर दें। मास्टर जियो ज़ीटियान की तरफ देखते हैं और ज़ीटियान मास्टर जियो की तरफ देखता है और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो दोनों एक्टिंग करना शुरू करते हैं। मास्टर जियो कहते हैं क्या हेयू टावर वालों को इसके अलावा अपना दामाद बनाने के लिए और कोई नहीं मिला था, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बदतमीज है, हेयू टावर में इस तरह के लड़के को नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मास्टर डूडैन खुद इसे बचाने के लिए नहीं आती तो इस बूढ़े ने अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए इसके 2 टुकड़े कर दिए होते। मास्टर डूडैन कहती है अंकल जियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरे लिए इसको छोड़ दिया। मास्टर जियो हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और ज़ुपेन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं बच्चे इस बार तो मास्टर डूडैन ने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया है, लेकिन अगली बार इस तरह की कोई भी गलती मत करना। और साथ ही वो हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ज़ुपेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि इस बूढ़े ने मेरा फायदा उठा लिया, इस सभी के सामने मेरे इंसल्ट करके चला गया है। नेक्स्ट ज़ीटियान की बारी आती है, वो भी हंसता हुआ आगे बढ़ता है। ज़ीटियान जल्दी से उसे गले से पकड़ लेता है और अपनी उंगली को उसकी गाल में दंसाते हुए कहता है लड़के अगली बार बहुत ज्यादा ध्यान से बात करना, मैं यंग मास्टर हूँ जिन्हों मेंशन का, इसलिए अगली बार मेरे साथ इस तरह बदतमीजी मत करना। हालांकि मैंने तुम्हें अपना ब्रदर कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाओ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो भी वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है, जबकि ज़ुपेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सबको हो क्या गया है मास्टर डूडैन के सामने, ये सब लोग मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मास्टर डूडैन के यहाँ पर होते हुए मैं इन सब के साथ उस तरह बात नहीं कर सकता, मुझे बस इन सब की बातों को बर्दाश्त करना होगा। नेक्स्ट लांगनोई की बारी आती है, वो भी उसकी बेइज्जती करने से जरा नहीं कतराती। वो उसे कहती है तुम इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हो, लगता है कि तुम्हें अंकल जियो की बातें पसंद नहीं आई, तुम्हें अपने आप को इतना बड़ा महान मास्टर नहीं समझना चाहिए, तुम सिर्फ एक जूनियर हो, इसलिए अगली बार मास्टर जियो के साथ बहुत ही ध्यान से बात करना, नहीं तो अंकल जियो के बिहाफ पर मैं तुम्हें सजा दूंगी। दूसरों के सामने इस तरह बात मत किया करो, ऐसे लगता है जैसे तुम कोई अनपढ़ जाहिल हो। और साथ ही वो भी उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ज़ुपेन उन सब की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये छोटी लड़की भी मेरी बेइज्जती करके यहाँ से चली गई, अगर मास्टर डूडैन यहाँ पर नहीं होती तो मैं इन सबको एक अच्छा सबक सिखाता। ज़ीटियान के एल्डर और लॉन्गजी जो कि अभी पीछे बचे होते हैं, ज़ुपेन लॉन्गजी की तरफ घूर कर देखता है। लॉन्गजी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ज़ुपेन को बिना कुछ कही वहाँ से चला जाता है। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ुपेन बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि डैन उसके पास खड़ी है। डैन बहुत ज्यादा खुश होती है और ज़ुपेन से कहती है चलो शुक्र है मैं वक्त पर अपनी मास्टर डूडैन के पास चली गई थी और उन्हें यहाँ पर लेकर आ गई, वरना ये लोग तुम्हें मार देते। ज़ुपेन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और डैन को घूर कर देखता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ पर आओ। और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर ये दोनों यहाँ पर बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाती तो ये सारे लोग मुझे यहाँ पर बेइज्जत करके नहीं जाते। मास्टर डूडैन चिल्लाते हुए उसे कहती है सोंगजू तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मेरी डिसाइपल तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई है, लेकिन तुम उसे बुली कर रहे हो। अगर डैन मेरे पास आकर तुम्हारी जान की भीख नहीं मांग रही होती तो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कभी भी नहीं आती, और अगर यहाँ पर मैं नहीं आती तो ये सारे एल्डर्स में मार देते। वैसे भी मुझे तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो डैन का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो डैन यहाँ से चलते हैं, इस लड़के को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं, तुम्हें इसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस दुनिया में मर्द बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और सारे के सारे झूठे होते हैं, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये लड़का बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे साथ
साथ चलो। और वो डैन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उन सब के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ू फेन कहता है अब जबकि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान पर काम करना चाहिए। ज़ू फेन कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे सिस्टर चूचू के पास जाना चाहिए और उसके साथ एक डील करनी चाहिए। बुद्धिजेट लिक्विड के बदले में मैं उनको हेजू टावर को बचा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि सिस्टर चूचू इस ऑफर को डिनाई करेगी। ज़ू फेन वापस उसी हाल में जाता है जहाँ पर जजमेंट दी गई थी। सिस्टर चूचू वहीं पर बैठी होती है। ज़ू फेन सीधा उसके पास चला जाता है। ज़ू फेन दरवाजे में खड़ा होकर सिस्टर चूचू से कहता है चीफ ओनर चूचू, मुझे लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारे हेजू पैलेस को बचा सकता हूँ। तुम्हें मेरे इस आइडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। चलो जल्दी से मेरी बात सुनो। लेकिन सिस्टर चूचू इसकी बात सुनने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं देती। ज़ू फेन आगे बढ़ता है और कहता है इसे क्या हुआ, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। ज़ू फेन भी उसके पास ही जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो वहीं पर बैठी होती है बहुत ज्यादा चौंकी हुई हालत में। ज़ू फेन कहता है हालांकि इसके पास काई प्रोफाउंड राउंड की बहुत ज्यादा पावरफुल बॉडी है, लेकिन फिर भी ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि इसके बचपन का दोस्त एक धोखेबाज है। क्या वाकई में किसी मर्द का धोखा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि किसी लड़की को इस सिचुएशन में डाल दे। ज़ू फेन कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक लड़की है और लड़कियों का दिल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इसी वजह से इसकी ये हालत है। ज़ू फेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें इसी हालत में रहना है तो फिर रहो, लेकिन मुझे अपना बुद्धिजेट लिक्विड तो देती जाओ। ज़ू फेन कहता है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अगर मैं कल इससे मिला होता इस हालत में तो फिर मैं इसके ऊपर हंसना शुरू कर देता, लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर सिस्टर चूचू यहाँ पर हार मान लेती है तो इसका हेजू टावर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये अपने हेजू टावर को नहीं बचा पाएगी और इससे इंपीरियल गेट वालों का प्लान पूरा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हेजू टावर वाले डिस्ट्रॉय हो जाएं, इसलिए मुझे इसको जगाना होगा। मुझे इसको ओरिजिनल हालत में वापस लाना होगा ताकि मैं इसे बुद्धिजेट लिक्विड ले सकूं। मैं इससे बुद्धिजेट लिक्विड को छीन नहीं सकता, मैं बस इससे बात करके इससे वो ले सकता हूँ। अगर ये मुझे देने को तैयार हो जाए तो फिर ठीक है। ज़ू फेन उसके पास बैठा बहुत सारी बातें करता है और उसे बार बार कह रहा होता है सिस्टर चूचू जागो, मैं यहाँ पर तुम्हारे हेजू टावर को बचाने के लिए आया हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। ज़ू फेन कहता है लगता है मेरी बात ऐसे नहीं सुनने वाली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करना ही होगा, वरना मैं इसको इस हालत से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। ज़ू फेन आगे बढ़ता है और अपनी हिप्नोसिस वाली टेक्निक को उसके कान के करीब जाकर यूज करते हुए उसे कहता है सिस्टर चूचू तुम इस हालत में कितनी देर तक बैठी रहोगी, क्या तुम्हें अपने हेजू टावर को बचाना नहीं है। ज़ू फेन के इतना कहते ही सिस्टर चूचू अपने सदमे से बाहर निकल आती है और अपने सामने ज़ू फेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सदमे से बाहर निकाला। ज़ू फेन भी उसके सामने काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अपने सदमे से बाहर निकल आई। अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, चलो जल्दी से मेरी बात सुनो। सिस्टर चूचू से कहती है जरा रुको, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझती हूँ। सिस्टर चूचू जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे सब कुछ पता चल गया है कि हेजू टावर की हालत किस वजह से हुई है। हेजू टावर की सारी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मुझे लगता है कि अब मुझे आखिरी काम करना होगा ताकि मैं अपने हेजू टावर को बचा सकूं। ज़ू फेन उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ और तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम हेजू टावर को बचा सकती हो। सिस्टर चूचू ज़ू फेन से कहती है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुमने हाल के अंदर मुझे लगा शायद उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन तुमने जैसे भी कैसे करके उन दोनों बड़ी फैमिलीज को हमारे हक में वोट देने के लिए मना लिया और साथ ही तुमने हमें एक और मौका दे दिया है इस कंपटीशन की सूरत में। मैं तुम्हारे इस दिए हुए मौके से पूरा फायदा उठाऊंगी और अपनी हेजू टावर को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करूंगी। ज़ू फेन फिर से उसके साथ डील की बात करने वाला होता है, लेकिन सिस्टर चूचू से फिर से रोक देती है और कहती है तुम्हें और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जबकि ज़ू फेन को उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसकी एक भी बात नहीं सुन रही। सिस्टर चूचू से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे कहकर बस दिलासा देने वाले हो, इसलिए तुम्हें ये अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है। हमारा बाइडेन फेस्टिवल बहुत ही जल्दी होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे पास काफी सारा टाइम है। मेरे पास एक काम है जो मुझे करना है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलती हूँ। ज़ू फेन बेचारा भी उसके साथ खिंचा हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है सिस्टर चूचू क्या तुम मेरी बात सुनोगी, मैं यहाँ पर तुम्हें दिलासा देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक डील करने के लिए आया था।